Hello everyone, welcome once again to the Udgam series of biochemistry, right? Yes. तो आज का जो सेशन होगा that will be on glycolysis. That will be on glycolysis. हम लोग बायोमोलिक्यूल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ दिस इज द टाइम फॉर मेटाबॉलिज्म. So the metabolism begins with carbohydrate metabolism, of course glycolysis. तो आज का सेशन में हम लोग जनरली ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है उनके बारे में उतना डिटेल नहीं बात करेंगे क्योंकि दैट इज ऑलमोस्ट नोन टू यू. But the most important thing where we will put more focus, that is none other than the regulation of glycolysis. Glycolysis pathway कैसे regulation हो रहा है, कैसे regulate हो रहा है हर एक लेवल पे, at the enzyme level, at the factors level, at the molecular level through gene expression, we will be dealing with that. तो वहाँ से काफी सारा क्वेश्चन आता है, right? So last class we had on DNA chemistry and kinetics. I'm sure you can recall it, right? तो आज का जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय लॉट ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं सेशन ऑन ग्लाइकोलिसिस एंड इट्स रेगुलेशन. ओके, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रेडी. हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म. वी विल स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट? तो आज का सेशन होने जा रहा है ग्लाइकोलिसिस. बट ग्लाइकोलिसिस जो कि सबको पता है क्योंकि आप स्कूल लेवल पे बहुत बार ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, राइट? बट टुडे वी विल डिस्कस ऑन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो आवर फोकस विल बी मोर ऑन रेगुलेशन, नॉट ऑन द पाथवे, राइट? ओके, सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं ऑन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. देखो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. वी विल डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय फैक्टर्स. देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच विल रेगुलेट ग्लाइकोलिसिस. We'll also talk about regulation of glycolysis by some enzymes. There are so many enzymes, they will also regulate glycolysis. And at the end, we'll analyze a lot of questions related to glycolysis. So these are the three parts of my current session, right? So let us start. We'll start with regulation of glycolysis. देखो, जब अब ग्लाइकोलिसिस का पूरा जो पाथवे है उसके बारे में देखोगे कि ग्लूकोज टू पायरुवेट वाला जो चीज है सबको पता है. आई एम श्योर यू हैव स्टडीड सो मेनी टाइम्स इन योर स्कूल लेवल, राइट? एंड यू हैव स्टडीड एटलीस्ट वंस इन योर बीएससी आल्सो, एंड दोज हु आर इन एमएससी दे हैव स्टडीड वंस अगेन इन एमएससी, राइट? ओके, एनीवे देखो, अगर पूरा प्रोसेस देखोगे तो इस पूरा प्रोसेस के बारे में मैं कुछ क्रूशियल चीज बताना चाह रहा हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखो, प्रोसेस जनरली ऐसे है कि ग्लूकोज से शुरू होता है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,3-20 फॉस्फेट, ऐसे जाएगा, राइट? ऐसे जाएगा प्रोसेस. बट यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई डज ग्लाइकोलिसिस ऑकर? ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर ग्लाइकोलिसिस? व्हाट इज द आउटकम ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस होने से क्या बेनिफिट मिलता है हम लोग को, नंबर वन. और कब ग्लाइकोलिसिस होता है? क्या आपका सेल में हमेशा ग्लाइकोलिसिस हो सकता है? कब ग्लाइकोलिसिस होगा, राइट? अब मैं वही चीज बता रहा हूं. देखो, ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है, एक प्रोसेस है जहां से हम लोग को एनर्जी मिलता है, राइट? जहां से हम लोग को एनर्जी मिलता है. तो अगर इफ यू टॉक अबाउट ग्लाइकोलिसिस, वी गेट एटीपी. हम लोग को एटीपी मिलता है ग्लाइकोलिसिस. तो अब एक बात बताओ, देखो आपका एनर्जी स्टेटस अभी क्या है, हाई है या लो है, कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एटीपी. ऑन द बेसिस ऑफ एटीपी, ओके? नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एटीपी, एक्चुअल आंसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉस्फेट रिच कंपाउंड्स. अंडरस्टूड? इफ आई कंपेयर एटीपी वर्सेस एएमपी, देखो एएमपी में एक फॉस्फेट है, एटीपी में 3 फॉस्फेट है. कौन ज्यादा एनर्जेटिक है? एटीपी ज्यादा एनर्जेटिक है, सबको पता है. क्यों? अब आंसर क्यों, देखो इसमें भी एडेनोसिन है सिंगल फॉस्फेट, इसमें एडेनोसिन है 3 फॉस्फेट. इसका मतलब क्या है? कौन ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, मतलब कौन ज्यादा एनर्जेटिक है इन बिटवीन एएमपी एंड एटीपी? एटीपी इज ज्यादा एनर्जेटिक. व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर फॉस्फेट एटम्स. अंडरस्टूड? तो जिसके पास ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप होगा, उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा. तो एटीपी का जो एनर्जी है सबसे ज्यादा है, एटीपी का थोड़ा कम होगा, एएमपी का उससे भी कम होगा. अंडरस्टूड? सो
जो आंसर है अल्टीमेट आंसर होगा फॉस्फेट रिच कंपाउंड्स। तो जिसके पास ज्यादा फॉस्फेट रिच कंपाउंड है उसका एनर्जी उतना ज्यादा है। अच्छा, एटीपी एमपी को छोड़ के और कुछ एग्जांपल बता रहा हूं जिसको मैं फॉस्फेट रिच कंपाउंड बोल सकता हूं। मान लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज में फॉस्फेट डाल दो, इट विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आल्सो अ फॉस्फेट रिच कंपाउंड, अंडरस्टूड। सिमिलरली लेट्स से फॉस्फोएनोल पायरुवेट, सिंपली सोचो फॉस्फोएनोल पायरुवेट, राइट। पायरुवेट एक मॉलिक्यूल है पायरुवेट, उसमें आप फॉस्फेट डाल दो तो इट विल बिकम पायरुवेट फॉस्फेट, राइट। जैसे ग्लूकोज में फॉस्फेट डाल दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसे अगर फॉस्फेट ग्रुप डाल दोगे पायरुवेट में इट विल बिकम पायरुवेट फॉस्फेट, राइट। अब जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कीटोज फॉर्म, एनोल फॉर्म, राइट, एनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म, यहाँ पे भी कुछ है। सो आप पायरुवेट का एनोल फॉर्म सोचो, पायरुवेट का एनोल फॉर्म जहां पे आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया इट विल बिकम फॉस्फोएनोल पायरुवेट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरुवेट एंड फॉस्फोएनोल पायरुवेट? सिंपली ये जो पायरुवेट है उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप आप ऐड कर दो, अंडरस्टूड। जैसे ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या डिफरेंस है? अब ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, सिमिलरली आप पायरुवेट में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, इट विल बिकम फॉस्फोएनोल पायरुवेट, इट विल बिकम योर पायरुवेट फॉस्फेट। सिंपली we are talking about enol form, that's why it has become phosphoenol pyruvate, understood। simply अब सोचो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आप ग्लूकोज बन सकते हैं, कैसे? बाय रिलीजिंग फॉस्फेट। सिमिलरली फॉस्फोएनोल पायरुवेट से भी पायरुवेट बन सकते हैं, कैसे? बाय रिलीजिंग फॉस्फेट। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, सो मेरे कहने का जो मतलब है ग्लाइकोलिसिस कब होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है तब जब ये जो सब मैंने एनर्जी, ये जो फॉस्फेट रिच कंपाउंड का बात कर रहा हूं, फॉस्फेट रिच कंपाउंड का कंसेंट्रेशन जब कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब फॉस्फेट रिच कंपाउंड का कंसेंट्रेशन कम होगा सेल में तब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए देन यू नीड ग्लाइकोलिसिस टू बी ऑन। आई विल गिव एन एग्जांपल। लेट्स से सेल में एटीपी का कंसेंट्रेशन कम है, या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन कम है, या तो फॉस्फोएनोल पायरुवेट का कंसेंट्रेशन कम है। तो जो मैं बोल रहा हूं देखो, एटीपी इसमें तो डायरेक्ट फॉस्फेट लिंक्ड है। आपको पता है कि हाँ एटीपी एनर्जी करेंसी है। हमको पता है कि अगर एटीपी कम हुआ तो एनर्जी कम है, एटीपी ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा है। व्हाट इज ऑल अबाउट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फॉस्फोएनोल पायरुवेट? इसमें भी फॉस्फेट है। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब क्या? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं ग्लूकोज में। फॉस्फोएनोल पायरुवेट मतलब क्या? आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो पायरुवेट में, दैट विल बिकम फॉस्फोएनोल पायरुवेट, राइट। अब देखो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन सेल में कम है या तो फॉस्फोएनोल पायरुवेट का कंसेंट्रेशन सेल में कम है, इसका मतलब you are energetically weak. Are you getting my point? You are energetically weak. Similarly, if you think that its concentration is high, its concentration is high, its concentration is high, that means you are energetically rich. Understood? अब देखो, सो एक सेल का मैं दो स्टेट बता रहा हूं, एक है एनर्जेटिकली रिच, एक है एनर्जेटिकली वीक, मतलब आपके पास ज्यादा एनर्जी है या तो कम एनर्जी है। अब बताओ कौन सा स्टेट में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस शुरू होगा? कौन सा प्रोसेस विल फेवर ग्लाइकोलिसिस? या जब आपके पास एनर्जी ज्यादा है या जब आपके पास एनर्जी कम है? अब मैं बता रहा हूं, देखो ग्लाइकोलिसिस से मिलता क्या है हम लोग को? ग्लाइकोलिसिस से हम लोग को एटीपी मिलता है, राइट। सो अब सोचो जब मेरे पास ऑलरेडी एटीपी है, if I am already loaded with lot of ATPs, then why should I need glycolysis again? Are you getting my point? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो जब मेरे पास ऑलरेडी एटीपी है, या तो नॉट ओनली एटीपी, या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोएनोल पायरुवेट, ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें फॉस्फेट अटैच्ड है, तो वो सब जब मॉलिक्यूल का मैं बात कर रहा हूं, जब कंपाउंड का मैं बात कर रहा हूं, अगर उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उसका कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है सेल में, इसका मतलब क्या है? आई एम एनर्जेटिकली रिच। तो जब मेरे पास ऑलरेडी एनर्जी है, व्हाई डू आई नीड मोर एनर्जी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन यू आर ऑलरेडी एनर्जेटिक, डू यू नीड मोर एनर्जी? एब्सोल्युटली नॉट। सो जब आपके पास एटीपी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा है, या तो फॉस्फोएनोल पायरुवेट ज्यादा है, इसका मतलब इन दैट कंडीशन
glycolysis will never start. These things will oppose glycolysis. These things will inhibit glycolysis. Are you getting my point? So, अब देखो ग्लाइकोलिसिस कब शुरू होगा? ग्लाइकोलिसिस के लिए आपको सिग्नल क्या चाहिए? ग्लाइकोलिसिस के लिए सिग्नल ए चाहिए जब आपके पास एनर्जी कम है, मतलब जब यू आर एनर्जेटिकली वीक, एनर्जेटिकली लेस, दैट इज द एक्चुअल सिग्नल टू स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. सो जब एटीपी का कंसेंट्रेशन कम है, या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन कम है, या तो फॉस्फोनिल पायरुवेट का कंसेंट्रेशन कम है, इसका मतलब यू आर एनर्जेटिकली वीक. सो दैट विल गिव सिग्नल दैट आई नीड एनर्जी, बिकॉज मेरे पास एनर्जी है नहीं. तो जब मेरे पास एनर्जी है नहीं, when I don't have energy, I need energy. So I will give signal to start glycolysis so that I will get ATP. Are you getting my point? मतलब जब मेरे पास ATP नहीं है, मेरे पास एनर्जी कम है, तो तब हमको चाहिए मोर ATP, तब हमको चाहिए मोर एनर्जी. Then I will give signal to the cell, you please start glycolysis process because I don't have sufficient energy. So the bottom line of the whole discussion is that when you need energy, there will be a signal for glycolysis. When you don't need energy, there will be signal to stop glycolysis. Have you understood the funda? Okay, चलिए शुरू कर. देखो, so process will begin with glucose, right? Glucose to glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate ऐसे जाएगा. अच्छा, मैं फर्स्ट चीज बता रहा हूं यहाँ पे. देखो, पहला चीज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, राइट? आप सोचो, मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं. तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में अटैच्ड होगा, राइट? फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में अटैच्ड होगा. तो अगर फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ ग्लूकोज में अटैच ही होना था, ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन, राइट? ग्लूकोज में 6 कार्बन है. तो फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में और किसी भी कार्बन में अटैच हो सकता था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा गला थोड़ा खराब है, इसके लिए आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट. सी, मेरा कहने का मतलब है, आपको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है ग्लूकोज में, so that it will become glucose phosphate. It will become glucose phosphate. Now the question is, who told you that it will become glucose 6 phosphate? That means you are attaching phosphate group to the 6th carbon. My point is, if your thing is only to add phosphate group to the glucose, you know that glucose had 6 carbons. You can attach phosphate group to first carbon so that it could have made glucose 1 phosphate. It could have been glucose 2 phosphate, 3 phosphate, 4 phosphate, 5 phosphate. Why glucose 6 phosphate? Are you getting my point? So I'll repeat the question again. My question is, आपको सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है ग्लूकोज में, राइट? फॉस्फेट ग्रुप आपको ग्लूकोज में ऐड करना है सो दैट इट विल बिकम ग्लूकोज फॉस्फेट. आपके पास 5 और कार्बन है जहां पे आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हो. आप क्यों नहीं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया? क्यों नहीं ग्लूकोज 2 फॉस्फेट बनाया? क्यों नहीं ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, 4 फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट बनाया? क्यों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? व्हाई? नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, आई एम कमिंग टू द आंसर. देखो, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट कार्बन जो है इसका, इट स्टार्ट्स विद CHO, एल्डिहाइड. ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, राइट? एल्डोज शुगर, राइट? एल्डोज शुगर. एंड इसका जो लास्ट कार्बन है, मतलब 6, जो C6 वाला है, दैट इज CH2OH, राइट? CH2OH. एंड बीच का जो 4 है, बीच का जो 4 है, ऐसे HOH, OH, H ऐसे जाएगा, राइट? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता है. सो फर्स्ट कार्बन विल बी इन एल्डिहाइड फॉर्म, एल्डिहाइड ग्रुप CHO. लास्ट कार्बन विल बी CH2OH. एंड बीच का जो 4 कार्बन है उसका HOH, HOH ऐसे जाएगा, राइट? अब देखो, हम लोग को एक चीज पता चल रहा है यहां से कि अगर हमको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, अगर हमको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, देन OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड. आई एम श्योर यू हैव पेड अटेंशन टू मेनी ऑफ माय अर्लियर लेक्चर. देयर आई डिस्कस दैट अगर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना है, राइट? ओके, फाइन. तो अगर ए हुआ, सो फर्स्ट कार्बन में आप नहीं ऐड कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, वहां पे CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट? सो I understood that you cannot add phosphate group here. Why? Because first carbon of glucose does not offer hydroxyl group. It offers aldehyde group. Are you getting my point? Okay, fine. So I understood you cannot make glucose 1 phosphate. Why? Because you cannot replace aldehyde group.
फाइन, चलो मान लिया। अब आ जाओ बाकी जो 4 है, बाकी 4 में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप आराम से ग्लूकोज 2 फॉस्फेट भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, ग्लूकोज 4 फॉस्फेट भी बना सकते हो, ग्लूकोज 5 फॉस्फेट भी बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? अब मैं बता रहा हूं, देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। देखो अगर आप साइंस को साइंटिफिक अप्रोच में पढ़ोगे देन यू विल गेट इंटरेस्ट। अगर आप इसको सिर्फ मेमोरी बेस्ड चीज में पढ़ोगे ना, हिस्ट्री जैसा पढ़ोगे, ओ ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 20 फॉस्फेट, अगर ऐसे मेमोरी का केस में अगर पढ़ोगे यू विल नेवर गेन एनी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। ओके, सो इन साइंस my only question is you please raise questions in every step, why it happens, how it happens, right? अगर ये सब क्वेश्चन आप करोगे you will definitely find interest in the subject, otherwise you will find the whole concept boring, right? Okay, but life science is not at all boring. Let me tell you very honestly, it has lot of scope in your research and application. Okay, anyway I'm coming to this point. देखो अगर पूरा स्टेप देखोगे, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज बनना है, राइट? ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज बनना है। आई एम श्योर यू हैव सीन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। द मेन डिफरेंस इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में जो मेन डिफरेंस है वो है ग्लूकोज है एल्डोज, फ्रुक्टोज है कीटोज, राइट? फ्रुक्टोज का अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करूं, अगर मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इसका फर्स्ट कार्बन CH2OH, इसका लास्ट कार्बन भी CH2OH, एंड इसका जो सेकंड कार्बन है कार्बोनिल कार्बन है, राइट? एंड बाकी जो 3 कार्बन है HOH ऐसे है, राइट? तो अब देखो सेकंड कार्बन, ग्लूकोज का जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे ये HOH, फ्रुक्टोज का जो सेकंड कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड, राइट? सो अगर ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना है, अगर ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना है, सो यू शुड नॉट ऐड फॉस्फेट ग्रुप हियर इन द ग्लूकोज, मतलब यू शुड नॉट मेक ग्लूकोज 2 फॉस्फेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ग्लूकोज 2 फॉस्फेट बना दिया, ग्लूकोज 2 फॉस्फेट अगर बना दिया, सो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन नॉट कन्वर्ट टू फ्रुक्टोज 2 फॉस्फेट, इम्पॉसिबल, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, ओनली डिफरेंस इज इन द सेकंड कार्बन, राइट? ओनली इन द सेंस यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन में आपके एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है फ्रुक्टोज में। एनीवे, तो इसका जो सेकंड कार्बन है, फ्रुक्टोज का जो सेकंड कार्बन है, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। सो यहाँ पे अगर HOH हुआ ग्लूकोज में, तब इसको आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहां से आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो C+O में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के सेकंड पोजीशन में अगर इसको ग्लूकोज 2 फॉस्फेट बना दिया, then you cannot convert glucose 2 phosphate to fructose 2 phosphate. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो सेकंड कार्बन है that should be free. अगर फ्री नहीं रहा, then how will you convert that second carbon to carbonyl carbon? You cannot. Understood? That's why it will never be glucose 2 phosphate. Understood? अच्छा, तो फर्स्ट कार्बन चला गया, सेकंड कार्बन चला गया, मतलब क्यों नहीं होगा फर्स्ट वो भी बताया, क्यों नहीं होगा सेकंड वो भी बताया। अब मैं बता रहा हूं थर्ड में क्यों नहीं होगा। देखो अगर ये जो ग्लाइकोलाइसिस बात है, नेक्स्ट स्टेप देखोगे, ये है फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, राइट? फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, इसका मतलब क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट का मतलब क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट मतलब सिंपली फ्रुक्टोज में 2 फॉस्फेट डाल दो, एक आएगा फर्स्ट कार्बन पे, एक आएगा सिक्स्थ कार्बन पे, राइट? उसका अगर सेकंड स्टेप देखोगे, मतलब नेक्स्ट वाला स्टेप देखोगे, वो जो टोटल मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज, मतलब जिसमें 6 कार्बन है, एक में फॉस्फेट जा रहे हैं फर्स्ट कार्बन, एक में फॉस्फेट जा रहे हैं सिक्स्थ कार्बन, एंड बीच में से इसको डिवाइड कर दो, ऊपर जाएगा डैप, नीचे जाएगा गैप। डैप मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, नीचे वाला है गैप मतलब ग्लिसरॉल डाइड 3 फॉस्फेट, राइट? सो ये जो फ्रुक्टोज है जिसमें 2 फॉस्फेट आएगा, एक जाएगा फर्स्ट कार्बन, एक जाएगा सिक्स्थ कार्बन, एंड बीच में से उसको अब डिवाइड कर दो ताकि 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा। एंड द ब्यूटी इज दैट दोनों मॉलिक्यूल विल बी स्टीरियोआइसोमर, दोनों मॉलिक्यूल विल बी आइसोमर, डैप एंड गैप बोथ आर आइसोमर। सो अगर मैं आइसोमर का बात कर रहा हूं, इसका मतलब जो मैं 2 फॉस्फेट दे रहा हूं उसको इक्वली डिवाइड होना है, राइट? तो अगर एक फॉस्फेट आप थर्ड पे डाल दिया, अगर इसको थर्ड पे डाल दिया, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक फॉस्फेट डाल दिया, राइट? एंड यहां पे ऑलरेडी एक फॉस्फेट है। अब अगर इधर से उसको डिवाइड करोगे, मैं बता रहा हूं क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल होगा ना, ये जो 2, मैं यहां पे बता रहा हूं,
मैं ए ले लेता हूं, देखो ठीक है, ये होगा आपका डैप, ये होगा आपका गैप, राइट। इसका मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ, देन हमको पता चलेगा। देखो नंबरिंग लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। किसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ये किसका हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, देखो ये है 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसका नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है, ये क्या है, ये है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये डिवाइड होने जा रहा है यहाँ से, राइट। यहाँ पे दो फॉस्फेट कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक फॉस्फेट है, यहाँ पे एक फॉस्फेट है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो दो मॉलिक्यूल है डैप एंड गैप, दीज आर बेसिकली डायगोनली, दिस इज डायगोनली आइसोमर, लुक एट दिस इज डायगोनली आइसोमर। देखो यहाँ पे भी फॉस्फेट है, फर्स्ट कार्बन पे डैप का फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है, गैप का थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। थर्ड मतलब यहाँ पे इसका नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें तो 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। आप 6 को डिवाइड कर दिया 3 3 में, अंडरस्टूड। आप 6 को डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे जब स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, देखो फॉस्फेट के साथ फॉस्फेट होगा, अंडरस्टूड, फॉस्फेट के साथ फॉस्फेट होगा, एंड यहाँ पे थर्ड कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन नॉर्मल होगा, एंड सेकंड कार्बन नॉर्मल होगा, ताकि ये रहेगा डायगोनली आइसोमर, राइट। अब देखो मैं जो बता रहा हूं, अगर पहले ग्लूकोज 3 फॉस्फेट बन जाता, अगर ये फॉस्फेट यहाँ पे नहीं होकर अगर यहाँ पे होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे हो जाता, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता, यहाँ पे फॉस्फेट आता, राइट। एंड आपको तो ऑलरेडी यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 में है, राइट। तो यहाँ पे डायगोनल आइसोमर नहीं होगा, डायगोनल आइसोमर नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये जो डैप एंड गैप, ये जो दोनों डायगोनल आइसोमर है, ये इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि दोनों साइड में जो फॉस्फेट है, एक है 1 फर्स्ट कार्बन पे, एक है 6 कार्बन पे, ताकि इसको इक्वली डिवाइड होना है, अंडरस्टूड। इसीलिए जो फॉस्फेट एडिशन हो रहा है पूरा प्लान करके हो रहा है, ताकि जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाला होगा आपका डैप, नीचे वाला होगा आपका गैप, राइट। जब ऐसे 3 3 करके आधा हो जाएगा, राइट। एक ऐसे, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल साइंस, एक ऐसे कंडीशन में फॉस्फेट ऐड हो रहा है ताकि आराम से जब आप डैप एंड गैप दोनों को स्टीरियो आइसोमर बना रहे हो, दोनों विल बी डायगोनली आइसोमर, पूरा प्लान्ड है। इसीलिए फॉस्फेट एडिशन ऐसे प्रोसेस में जाएगा। दैट्स व्हाई देयर विल बी नो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, that's why there will be no glucose 2 phosphate, that's why there will be no glucose 3 phosphate also, it will be glucose 6 phosphate, so that you can easily convert glucose to fructose and you can easily bring the second phosphate to the first carbon, right। क्योंकि फर्स्ट कार्बन में लाने के लिए आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, तो इसलिए आप वेट कर रहे थे कि ग्लूकोज 2 फ्रुक्टोज आप बन जाओ पहले, राइट। CHO से CHOH पहले बन जाओ, then I'll easily bring phosphate group there, अंडरस्टूड माय पॉइंट। क्योंकि जब आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हो, देन वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। जब फ्रुक्टोज बन गया, फ्रुक्टोज का भी फर्स्ट कार्बन पे CH2OH है, तो OH हटा रहे हो, वहां पे भी फॉस्फेट ला रहे हो आप, राइट। तो ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, मतलब OH को हटा के फॉस्फेट लाया, ग्लूकोज 2 अभी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। फ्रुक्टोज में भी फर्स्ट कार्बन जो है, जो कि पहले ग्लूकोज में CHO था, CHO कन्वर्ट होकर CH2OH हो गया। तो जैसे आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी चेंज किया, ऐसे फ्रुक्टोज का जो फर्स्ट कार्बन है उसमें भी आप चेंज कर पाओगे, अंडरस्टूड। दिस इज द एक्चुअल साइंस बिहाइंड योर होल कन्वर्शन प्रोसेस, राइट। ओके, या अब देखो फिर से मैं यहां पे आपको लाया मेन स्लाइड में, देखो। सो प्रोसेस ऐसे चल रहा है, राइट। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे ऐसे जाएगा, राइट। यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं, जहां पे आपको अटेंशन पे करना है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद सम साइंटिफिक क्वेश्चंस, राइट। अब मैं बता रहा हूं, देखो। तो जैसे मैंने पूरा सेशन में अभी तक जो मैंने बोल रहा था कि ग्लाइकोलिसिस से हम लोग को क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस से हम लोग को ATP मिलता है, राइट। ATP मिलता है। अच्छा, एक चीज बताओ, ATP कैसे मिलेगा आपको, आपको ATP कैसे मिलेगा? जनरल जो प्रोसेस है, आपको जो एक फॉस्फेट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम लोग PI बोलते हैं, PI विल बी एडेड टू ADP सो दैट इट विल बिकम ATP, राइट।
आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करोगे एटीपी के साथ, सो दैट इट विल बिकम एटीपी, राइट? ओके, अब देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे कुछ स्टेप है, 2 स्टेप है जहाँ पे आपको एटीपी मिल जाएगा, राइट? जहाँ पे आपको एटीपी मिल जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे भी एटीपी मिलेगा, यहाँ पे भी एटीपी मिलेगा, राइट? यहाँ पे भी आपको एटीपी मिलेगी, यहाँ पे भी आपको एटीपी मिलेगा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? देखो यहाँ पे जो एटीपी से एटीपी बन रहा है, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां से आ रहे हैं? हु इज द डोनर ऑफ दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? इज इट कमिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पूल, जैसे मैग्नीशियम पूल, कैल्शियम पूल, मैंगनीज पूल, एल्यूमिनियम पूल होता है, ऐसे आपको क्या लग रहा है कि इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट पूल है, फॉस्फेट पूल से आ रहे हैं? नो, it is not coming from inorganic phosphate pool. So where is it coming from? It will come from another phosphate group donor, another phosphate group donor, जिसके पास phosphate group है, जिसके पास phosphate group है, it can donate the phosphate group, right? जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉर एन एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप डाल डोनेट कर सकते हैं, सो दैट इट विल बिकम ग्लूकोज, अंडरस्टूड? जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, वो फॉस्फेट ग्रुप कहां जाएगा? वो जो रिलीज फॉस्फेट ग्रुप है, दैट विल बी एडेड टू एडीपी टू मेक एटीपी. व्हेन इट हैपेंस, दैट हैपेंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यू ग्लूकोजेनेसिस. जब आपको एटीपी सिंथेसिस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, राइट? तब जैसे मान लीजिए रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी है, या तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आपको ग्लूकोज मिल रहा है, जो लास्ट वाला स्टेप होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज. सोचो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप है, वो जो फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, दैट फॉस्फेट विल बी एडेड टू एडीपी टू गेट एटीपी, अंडरस्टूड? एनीवे, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. एनीवे, यू कम टू दिस पॉइंट. अब देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, ये जो एडीपी है, एडीपी से एटीपी बन रहा है, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप कहां से आ रहे हैं? एक कंपाउंड से आ रहे हैं, एक सबस्ट्रेट से आ रहा है. देखो कौन सा है सबस्ट्रेट? 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट? 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट. ये 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब क्या? आपके पास पहले क्या था? ग्लिसरॉल था, राइट? ग्लिसरॉल डेट 3 फॉस्फेट, उसमें आप 2 फॉस्फेट डाल दो. ग्लिसरॉल में कितना कार्बन होगा? 3 कार्बन होगा, राइट? 3 कार्बन, 3 कार्बन, उसमें 2 फॉस्फेट डाल दो, इट विल बिकम 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट? अब देखो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट से आप 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा हूं. इसका मतलब क्या? एक फॉस्फेट रिलीज हो गया फर्स्ट कार्बन से, एक फॉस्फेट रिलीज हो गया फर्स्ट कार्बन से. जब फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट रिलीज हो गया, वो जो रिलीज फॉस्फेट है, दैट फॉस्फेट विल बी एडेड टू एडीपी टू गिव यू एटीपी. तो यहां पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट. So who is the donor of phosphate group here? Who is the donor? 1,3-20 phosphoglycerate. Understood? So here we are getting ATP. हम लोग को यहाँ पे ATP मिल रहा है, right? But यहाँ पे who is the donor of phosphate group? The donor of the phosphate group is 1,3-20 phosphoglycerate. So this is a classic example of substrate level phosphorylation. What do you mean by phosphorylation? Simply, what do you mean by phosphorylation? Addition of phosphate group. आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, राइट? आप कहीं पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, इट विल बी फॉस्फोरिलेटेड. आप ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, इट विल बी ग्लूकोज फॉस्फोरिलेशन. आप प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, इट विल बी प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन. अंडरस्टूड? सो जब आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हो, इट विल बिकम फॉस्फोरिलेशन. अब मैं बता रहा हूं, जब आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हो इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स in presence of oxygen through ETC, electron transport chain, that is called oxidative phosphorylation. वहां पे एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है. वहां पे जो फॉस्फेट ग्रुप आ रहे हैं, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी सबस्ट्रेट. माइंड इट. माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी सिंथेसिस होता है, क्या होता है एक्चुअली? एडीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, राइट? वो जो फॉस्फेट ग्रुप आता है, कहां से आता है वो फॉस्फेट ग्रुप? क्या वहां पे 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट डोनेट करता है? क्या वहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डोनेट करता है? क्या वहां पे फॉस्फोनिल पायरुवेट ग्रुप डोनेट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? नो, दैट फॉस्फेट कम्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पूल देयर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. वहां पे सिंपली ऐड होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है एटीपी के साथ, इट विल बिकम एटीपी. एंड that process occurs in presence of oxygen, which is known as oxidative phosphorylation, right?
But here we are talking about phosphorylation, where the inorganic phosphate is donated by a substrate. What is the substrate? 1,3-bis phosphoglycerate. Another example, look at this here. फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो आपको मैंने बोल रहा था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट मतलब पायरुवेट ले लो, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, इट विल बिकम पायरुवेट फॉस्फेट. जैसे ग्लूकोज ले लो, फॉस्फेट ऐड कर दो, इट विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सिमिलरली अब पायरुवेट ले लो, फॉस्फेट ऐड कर दो, इट विल बिकम पायरुवेट फॉस्फेट. राइट. अब हर एक मॉलिक्यूल का कीटो फॉर्म होता है, एनोल फॉर्म होता है. राइट. जैसे एल्डोज फॉर्म, कीटोज फॉर्म, ऐसे एनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म. सो यहाँ पे एनोल फॉर्म है, पायरुवेट का एनोल फॉर्म है, जहां पे आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, सो इट विल बिकम फॉस्फोइनोल पायरुवेट. दैट्स इट. बहुत सिंपल है. अब यहां से अगर आप फॉस्फेट ग्रुप हटा दोगे, इट विल बिकम पायरुवेट ओनली. क्योंकि जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अगर फॉस्फेट हटा दोगे, इट विल बिकम ग्लूकोज, इट विल नॉट बिकम फ्रुक्टोज. राइट. सेम थिंग, अगर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट हटा रहे हो, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप हटा रहे हो, इट विल बिकम पायरुवेट ओनली. अब जो फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया, जो रिलीज हो गया, दैट रिलीज फॉस्फेट विल बी एडेड टू एडीपी, सो दैट इट विल बिकम एटीपी अगेन हियर. तो यहां पे सबस्ट्रेट कौन है, कौन फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट. सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. अंडरस्टूड. तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो 2 स्टेप है, जहां पे आपको डायरेक्ट एटीपी में देखने को मिलेगा, एटीपी सिंथेसिस देखने को मिलेगा, बोथ द स्टेप्स आर बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. राइट. सो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, एंड यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा ये है पायरुवेट काइनेज. ये दोनों एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में आपको हेल्प करेगा. अंडरस्टूड. ओके फाइन. नाउ कम टू अनदर पॉइंट. देखो यहाँ पे जितना सारा स्टेप आप देख रहे हो, कुछ स्टेप ऐसे है जो कि सिर्फ सिंगल ऐसे दिया हुआ है, देखो सिर्फ सिंगल ऐसे है, और कुछ ऐसे है, यहाँ पे फिर सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल 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 डबल, यहाँ पे सिर्फ सिंगल है. अब बताओ यहाँ पे टोटल स्टेप कितना है, 10. 10 में से कितना है ऐसे सिंगल, सिंगल मतलब यूनिडायरेक्शनल, इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल. बाई मतलब रिवर्स फॉरवर्ड दोनों होगा. देखो ये सब रिवर्स फॉरवर्ड दोनों होगा, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों होगा, बट ये दिस इज ओनली फॉरवर्ड, मतलब ओनली यूनिडायरेक्शनल. दिस इज यूनिडायरेक्शनल, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, दिस इज यूनिडायरेक्शनल. सो पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कितना यूनिडायरेक्शनल है, 3 यूनिडायरेक्शनल है. राइट. एंड बाकी जो 7 स्टेप है, बाकी जो 7 स्टेप्स है, ऑल द 7 स्टेप्स आर रिवर्सेबल. राइट. सो ये जो यूनिडायरेक्शनल है, इसको हम लोग इरिवर्सेबल भी बोल सकते हैं, मतलब ओनली वन साइड टू अनदर साइड, मीन्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नॉट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज. राइट. अच्छा हो गया, यही बोलना था यहाँ पे. अच्छा यहाँ पे और भी एक चीज मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ. देखो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एटीपी कैलकुलेशन. अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एटीपी कैलकुलेशन. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों का एक क्लियर नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या हमको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस डज इट रिक्वायर ऑक्सीजन. आपको लगता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए? हाँ, कौन सा स्टेप है बताओ जहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत है, बताओ कौन सा स्टेप है जहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत है. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने के लिए आपको ऑक्सीजन को नहीं चाहिए. अंडरस्टूड. बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या तो ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट है, उसका तो इफेक्ट आएगा ही एटीपी का ऊपर. राइट. मतलब एज सच अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में बात करते, मतलब ग्लूकोज टू पायरुवेट, अगर उसके बारे में बात करते, इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन. चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, पायरुवेट तक तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पायरुवेट तक बन जाएगा. बट ये जो एटीपी आउटकम है, आउटकम डिफर करेगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ या तो एब्सेंट. अब मैं वही बता रहा हूँ. देखो मान लीजिए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, चलो देखते हैं. देखो यहाँ पे आप एटीपी लूज किया, यहाँ पे भी एटीपी लूज किया, मतलब 2 एटीपी लॉस हो गया आपका, -2 एटीपी हो गया. राइट. -2 एटीपी है, यहाँ पे भी -2 एटीपी है. राइट. यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि ऑक्सीजन है या ना, उसका कुछ असर नहीं है. अच्छा अब यहाँ पे देखो, जैसे आपको पता है कि यहाँ से 6 कार्बन हो रहा था, 6 से हो गया डिवाइड, 3 हो गया डिवाइड, फिर इधर से 3 आ रहे हैं. राइट. मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स. राइट.
2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ऐसे देखो इसीलिए 2 लिखा हुआ है, राइट, 2 लिखा हुआ है। अल्टीमेटली लास्ट तक आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो ग्लूकोज से जिसमें 6 कार्बन है, अब एंड कर रहे हो पायरुवेट से जिसमें 3 कार्बन है, तो क्वेश्चन तो आएगा ही। आप 6 कार्बन से शुरू कर रहे हो, 3 कार्बन में खत्म हो रहा है, तो बाकी 3 कार्बन कहाँ गया? बाकी 3 कार्बन कहीं नहीं गया। दिस इज बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, राइट, दिस इज बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ओके फाइन, आप यहाँ पे आ जाओ, देखो तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे भी 2 एटीपी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 एटीपी मिल रहे हैं, टोटल 4 एटीपी मिल रहे हैं, राइट। तो प्लस 4 एटीपी, यहाँ पे भी प्लस 4 एटीपी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ऐसे सेम आएगा। अब जो चेंजेस जहाँ पे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो एनएडीएच है यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरॉल, ये जो एनएडीएच है, ये जो एनएडीएच है, इस एनएडीएच क्या होगा? एनएडीएच ईटीसी में ज्वाइन करेगा ताकि एनएडीएच से आपको एटीपी मिलेगा, राइट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच से आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलेगा। तो एनएडीएच थ्रू एटीसी जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, अंडरस्टूड। तो एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो एनएडीएच बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो एनएडीएच बन रहा है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ then NADH will go to ETC so that NADH can give you ATP through oxidative phosphorylation। माइटोकॉन्ड्रिया में देखा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में, आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा दैट विल बी इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। तो ये जो NADH है, ये NADH जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में टू गिव यू ATP। कब जाएगा? इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हुआ then NADH will simply remain here, NADH will not give you ATP, understood। अगर NADH से आपको ATP मिलना है, so NADH should go to mitochondria। अगर NADH ATP mitochondria नहीं जा रहे, so you will never get any ATP from NADH, understood। अब देखो, so जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पे आपको कितना ATP मिलेगा? 6 ATP, क्योंकि यहाँ पे ये तो सब दो मॉलिक्यूल में चल रहे हैं ना, so यहाँ पे 2 NADH, so आपको कितना ATP मिलेगा? 6 ATP। यहाँ पे कितना मिलेगा? 0। 0 मतलब इसका जो NADH का जो आउटकम है ये आपको नहीं मिलेगा, राइट। अब देखो, अब जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा आपको मिलेगा सिर्फ 2 ATP, यहाँ पे आपको मिलेगा 8 ATP। क्या समझ रहे हो आप? अब देखो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, हाउ मेनी ATP विल यू गेट? 8 ATP। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हाउ मेनी ATP विल गेट? 2 ATP। तो आपको कितना ATP का गेन हो रहा है? 6 ATP को आपको 6 ATP आपका गेन हो रहा है इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, अंडरस्टूड। देखो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट आपको बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ ATP आउटकम। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में आपको ज्यादा ATP मिलेगा 8, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में आपको सिर्फ 2 ATP मिलेगा, अंडरस्टूड। अब देखो आपके लिए मैंने क्या बनाया, देखो जहां जहां से क्वेश्चन मिलता है सिर्फ उसी का बेसिस पे मैंने स्लाइड बनाया। देखो आपको पता है कि सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम, ये तीनों आपको पता है। मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया जिसका नाम है इनहिबिटर। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का जो स्टेप है वो ले लिया। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। इनहिबिटर कौन है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। माइंड इट, जो प्रोडक्ट है एंजाइम का, वो प्रोडक्ट खुद ही सेम एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं, इसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। मतलब जो रिलीज हो रहा है, द रिलीज प्रोडक्ट इटसेल्फ विल इनहिबिट द सेम एंजाइम, ठीक है। दूसरा देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, यहाँ पे इनहिबिटर है 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ऐसे और भी है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1 से 20 फॉस्फेट टू फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टू ATP साइट्रेट, ठीक है, एल्डोज कीटोज, बाकी सारा चीज भी यहाँ पे है, राइट। अच्छा, ये जो टोटल जो प्रोसेस है, इस टोटल प्रोसेस में बता रहा हूँ जो 3 प्रिंसिपल एंजाइम्स है ग्लाइकोलाइसिस का, वो है हेक्सोकाइनेज,
दूसरा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तीसरा है पायरुवेट काइनेज। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंजाइम्स है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का, नंबर 1 है हेक्सोकाइनेज, नंबर 2 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, नंबर 3 पायरुवेट काइनेज। ये तीनों प्रिंसिपल एंजाइम्स है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मैंने बताया था मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से आपको बहुत कुछ चीज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। नंबर 1, यहाँ पे देखो कुछ चीज है जो कि ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। ये ग्रीन बॉक्स मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो देखो, इन मेटाबॉलिक पाथवेज control is focused on those steps green boxed in the pathway that are irreversible. Irreversible मतलब सिर्फ one side, left to right, no right to left. Okay, so what are those? Hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase, right? This is one thing. Second thing, ये जो हर एक रिएक्शन उसका टाइप क्या है, रिएक्शन टाइप, दिस इज ऑल्सो सो इंपॉर्टेंट। रिएक्शन टाइप देखो, फर्स्ट जो था क्या था, ये सिंपली फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर, सेकेंड में भी फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर, थर्ड में भी फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है, फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर चल रहा है। अब देखो आपका जो बाकी जो स्टेप है 1 3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ये भी फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर है, ठीक है, ये भी फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन टाइप है ये भी आपको याद रखना है, राइट, ओके फाइन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ऑल अबाउट ग्लूकोज, लेट मी टेल यू, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट ऑल अबाउट ग्लूकोज। इसमें और भी कुछ बाकी शुगर भी आ सकते हैं, जैसे फ्रुक्टोज आएगा, जैसे गैलेक्टोज आएगा, जैसे लैक्टोज आएगा, राइट, ये भी तो है, सुक्रोज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट में आता है। क्योंकि हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कुछ फूड खाते हैं, राइट, चाहे आप हानी भी खा लो, चाहे आप कुछ शुगर केन जूस भी खा लो, कुछ पी लो, कुछ भी वॉट एवर इट इज, तो उसमें आपको सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, उसके साथ फ्रुक्टोज भी मिल सकता है, उसके साथ गैलेक्टोज भी मिल सकता है, लैक्टोज भी मिल सकता है। अब मिल्क पी रहे हो, राइट, कुछ भी हो सकता है उसमें। अब देखो हम लोग सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़े हैं, व्हिच स्टार्ट्स विद ग्लूकोज। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप कुछ दूसरा कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हो, आप लैक्टोज से डील कर रहे हो, सुक्रोज से डील कर रहे हो, और भी कुछ बाकी सारा शुगर से डील कर रहे हो, देन उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, अंडरस्टूड। आप देखो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो ये आपका मेन प्रोसेस, ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये आपका मेन प्रोसेस। अगर आप फ्रुक्टोज से शुरू कर रहे हो, मतलब मान लीजिए कि सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, इसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, राइट। तो सुक्रोज जैसे ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, अब देखो फ्रुक्टोज कहाँ ज्वाइन करेगा, फ्रुक्टोज ज्वाइन करने का 2 जगह है। इसका अगर एडिपोज टिश्यू है देन इट विल ज्वाइन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अगर उसका सोर्सेस लीवर है सो फ्रुक्टोज विल बी कन्वर्टेड टू डैप और गैप, मतलब फ्रुक्टोज विल बी डिवाइडेड टू आइदर डैप और गैप, सो इवेंचुअली इट विल ज्वाइन हियर और हियर, अंडरस्टूड। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैं सुक्रोज का बात कर रहा हूं, अगर सुक्रोज आप सुक्रोज खा रहे हो तो सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज तो जैसे जाएगा ऐसे जाएगा, फ्रुक्टोज विल डिपेंड ऑन टिश्यू। आप कौन सा टिश्यू का बात करो, अगर एडिपोज टिश्यू है देन फ्रुक्टोज विल बी कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अगर मैं लीवर का बात कर रहा हूं तो फ्रुक्टोज विल बी डिवाइडेड टू आइदर डैप और गैप एंड इवेंचुअली इट विल जॉइन हियर, अंडरस्टूड, ओके। सिमिलरली अब देखो गैलेक्टोज का, देखो गैलेक्टोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, आप शायद सोच रहे हो कि सर कैसे होगा गैलेक्टोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, शायद आप सोच रहे हो, राइट, ओके, लेट मी टेल यू something. You know APMR? You know APMR? You know what is this? When two molecules differ, when two molecules differ at a particular carbon compound, at a particular carbon, everything is same except at a particular carbon they differ. Everything is same. They are called APMR. For an example, glucose and galactose. Glucose and galactose, let me tell you, glucose and galactose, their APMR at C4. At C4, their APMR. Okay? So, glucose and galactose, both are isomer.
both are isomer. Let me tell you, glucose and galactose both are isomer. Both are isomer, same. This is also C6H12O6. This is also C6H12O6. Simply. अब इसका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मान लीजिए HOH आएगा, यहाँ पे आएगा OH. That's it. This is the only difference. Except this C4, everything will remain as it is. तो यहाँ पे मान लीजिए OH इधर आ रहा है, H इधर आ रहा है, इसका OH इधर आएगा, OH. This is the only difference between glucose and galactose. Everything will remain same. Similarly, और भी एक है glucose and mannose. Glucose and mannose, they are epimer at C2. तो ग्लूकोज गैलेक्टोज आर एपीमर एट C4. ठीक है, ये जो छोटा छोटा चीज है आपको याद रखना है. दीज आर मेमोरी बेस्ड थिंग, बट दिस इज द कंसेप्ट जो मैंने डिस्कस किया. ठीक है, ओके. तो गैलेक्टोज विल बी इजीली कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. अब हम लोग क्या बात करेंगे? रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय फैक्टर्स. ठीक है, देखो अब आपको मजा आएगा. अब आपको मजा आएगा. देखो देखो फैक्टर ऑन क्या है यहाँ पे. फर्स्ट मैं बता रहा हूं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो स्टार्ट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट. कौन सा सबस्ट्रेट का मैं अवेलेबिलिटी का बात कर रहा हूं? द मेजर सबस्ट्रेट इज ऑफ कोर्स ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से शुरू होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, राइट. तो अगर ग्लूकोज ज्यादा है बॉडी में, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सिग्नल दैट ग्लूकोज पूल इज गेटिंग राइज्ड. तो बेटर कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू either a glycogen or you convert glucose to pyruvate so that glucose pool will be down. Otherwise high blood glucose level is not permitted, right? Physiological system ऐसे ही है. So and who will detect it? Who will sense it? Who will sense that your glucose level is going up? Insulin. Insulin will detect glucose level is going up, right? So ये जो glycolysis process का जो signal actually आएगा, कहाँ से signal आता है आपको पता है? Signal comes from hormone which is nothing but insulin. Which is nothing but insulin. Okay? ठीक है. So अब देखो, अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो डेफिनेटली देयर विल बी कॉल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, कि आप ग्लाइकोलाइसिस शुरू कर दो क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा है. अंडरस्टूड? अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो, अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो देयर विल बी कॉल डोंट स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ही कम है. सो ये जो प्रोसेस है दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट व्हिच इज ग्लूकोज. अंडरस्टूड? ओके. अच्छा देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं एकदम फर्स्ट स्टेप का, ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप है उसका मैं बात कर रहा हूं. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज. एंजाइम कौन है? हेक्सोकाइनेज. बट यहाँ पे और भी एक एंजाइम है, इसका नाम है ग्लूकोकाइनेज. अब देखो क्या डिफरेंस है. हेक्सोकाइनेज जिसके बारे में हम लोग सबको पता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग हेक्सोकाइनेज के बारे में ज्यादा पढ़े होंगे, राइट. ग्लूकोकाइनेज के बारे में हम लोग कम पढ़े हैं. ग्लूकोकाइनेज is like functionally same like hexokinase. So glucose to glucose 6-phosphate is converted by hexokinase. Same glucokinase can also make glucose to glucose 6-phosphate, but it differs in the tissue specific location. देखो जब हम लोग लीवर का बात कर रहे हैं तो लीवर में ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate होगा बाय ग्लूकोकाइनेज. एंड अदर जो टिश्यू है, ठीक है, अदर टिश्यू में आपका ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate कौन कन्वर्ट करेगा? हेक्सोकाइनेज. अंडरस्टूड? मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ लीवर में ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करेगा. बाकी जितना सारा सेल है, बाकी जितना सारा टिश्यू स्पेसिफिक सेल है, वहां पे हेक्सोकाइनेज विल कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6. अंडरस्टूड? अब देखो अगर आप जो रिएक्शन काइनेटिक्स देखोगे हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज, इसका रिएक्शन काइनेटिक्स देखो, इसका रिएक्शन काइनेटिक्स देखो. इसका Vmax में आ गया, राइट. ए अगर Vmax हो गया तो इसका हाफ Vmax यहाँ पे है, तो ये आएगा आपका Km. दिस इज Km फॉर हेक्सोकाइनेज. एंड इसका अगर देखोगे कि मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसे चल रहा है, यहाँ पे आके ऐसा मीट हो रहा है, तो इसका भी हाफ Vmax यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, राइट. अब देखो इसका Km कितना ज्यादा हो रहा है, ग्लूकोकाइनेज का Km कितना ज्यादा हो रहा है. इसका मतलब आप एक बात बताओ, द एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, मैं इसका बात कर रहा हूं. एंजाइम है आपका हेक्सोकाइनेज, एंजाइम है आपका ग्लूकोकाइनेज, आपका सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज. अब देखो मान लीजिए यहाँ पे है ग्लूकोज,
यहाँ पे दो एंजाइम, एक है हेक्सोकाइनेज, एक है ग्लूकोकाइनेज, राइट। अब अगर दोनों चीज का बात करोगे, ग्लूकोज के साथ हेक्सोकाइनेज का, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोकाइनेज का, ग्लूकोकाइनेज का जो केम है दिस इज टू हाई, इसका जो केम है दिस इज टू लेस। तो अगर केम कम हो रहा है, केम अगर कम है बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज, इन दोनों का जो केम वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एफिनिटी सबसे ज्यादा है। मतलब हेक्सोकाइनेज रिएक्शन वाइज it will work so fast, it will work super fast compared to glucokinase. Glucokinase थोड़ा स्लो है, क्यों? क्योंकि इसका केम वैल्यू बहुत ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जिसका केम वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका रिएक्शन भी उतना ही स्लो होगा। मैंने वो एंजाइम काइनेटिक्स में आपको पढ़ा है, राइट। सेम चीज मैं बता रहा हूँ, जिसका केम वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसका रिएक्शन उतने कम होगा। अगर उसका केम वैल्यू कम हो रहा है तो रिएक्शन उससे ज्यादा होगा, राइट। तो अगर आप हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, हेक्सोकाइनेज विल रिएक्ट फास्टर एंड ग्लूकोकाइनेज विल रिएक्ट स्लोअर। व्हाई? बिकॉज इसका केम वैल्यू ज्यादा है, इसका केम वैल्यू कम है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर 2, देखो हम लोग माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में एक चीज देखे थे, वहां पे ऐसा हो रहा था, राइट। वहां पे ऐसा हो रहा था, देखो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन वर्सेस बी, यहाँ पे जो आपको मिल रहा था, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर किए थे कि एंजाइम जो कंसंट्रेशन है दैट इज कांस्टेंट, राइट। एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट हम लोग माने थे, मान के चल रहे थे। इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन वेलोसिटी है इट विल बिकम सैचुरेटेड। ये जो रिएक्शन है ये ऐसे नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट था। अंडरस्टूड? एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट था। अब वही चीज देखो, अगर मान लीजिए आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, एंजाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इसको इंक्रीज कर रहे हो, एंड वेलोसिटी देखो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो क्या आपको पता चल रहा है कि अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाना है देन यू इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन। मैं कौन सा एंजाइम कंसंट्रेशन का बात कर रहा हूं यहाँ पे? जो प्रिंसिपल एंजाइम्स है, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज, कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोफ्रूक्टोकाइनेज, कंसंट्रेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज। मैं इसका कंसंट्रेशन का बात कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों है प्रिंसिपल एंजाइम्स। तो अगर इसका कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो ओवरऑल पेस ऑफ द रिएक्शन है, ग्लूकोज टू पायरुवेट जो ओवरऑल पेस है दैट विल बी इंक्रीज। अंडरस्टूड? ओके, नाउ देखो फैक्टर 3, यहाँ पे जो मैं 3 एंजाइम का बात कर रहा था, ये जो 3 एंजाइम का मैं बात कर रहा था, एक है हेक्सोकाइनेज, दूसरा है पायरुवेट काइनेज, तीसरा है पायरुवेट काइनेज, मतलब फॉस्फोफ्रूक्टोकाइनेज, एंड तीसरा है पायरुवेट काइनेज। 1, 2 एंड 3। अब देखो ये जो 3 एंजाइम है, कौन कौन से सबस्ट्रेट या कौन कौन से मॉलिक्यूल से वो एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल से वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब इनहिबिटेड हो रहे हैं। देखो हेक्सोकाइनेज प्लस ग्लाइकोलाइसिस माइनस ग्लाइकोलाइसिस। प्लस मतलब कौन उसको एक्टिवेट करेगा, माइनस मतलब कौन उसको इनहिबिट करेगा। हेक्सोकाइनेज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फीडबैक मैकेनिज्म, मैं यही आपको बोल रहा था, फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। ओके, सिमिलरली देखो फॉस्फोफ्रूक्टोकाइनेज एटीपी, हाई एनर्जी, एटीपी विल इनहिबिट इट क्योंकि एटीपी इज द एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रूक्टोकाइनेज। ATP is the allosteric inhibitor of phosphofructokinase. Similarly, इसका उल्टा देखोगे AMP will activate it. AMP will activate it. अच्छा, और एक चीज देखो साइट्रेट will also inhibit. मैं एक चीज बता रहा हूं, 3 चीज यहां पे लिख रहा हूं, पायरुवेट, एसिटाइल कोए एंड साइट्रेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पायरुवेट, एसिटाइल कोए एंड साइट्रेट। मैं इसका बात कर रहा हूं, अगर इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन में ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन में ज़्यादा है, अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका असर क्या पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस का ऊपर? These things will inhibit glycolysis. These things will not allow glycolysis. These things will inhibit glycolysis. Understood? मैं बता रहा हूं क्यों। देखो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है,
ग्लाइकोलिसिस में आपको ये है ग्लूकोज टू पायरुवेट, राइट। यहां तक आपको मिल जाएगा चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, यहां तक आपको मिल जाएगा चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। अब देखो यहां से क्या होगा, अगर ऑक्सीजन हुआ, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन यू विल गेट एसिटाइल कोए, अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ, अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ देन यू विल गेट लैक्टेट, राइट। लैक्टेट जिसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो इट विल बिकम लैक्टेट। सो ग्लूकोज टू पायरुवेट तो बन जाएगा चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। अब पायरुवेट का क्या होगा, अगर पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है देन पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट है तो पायरुवेट टू लैक्टेट, ठीक है। अब देखो तो अब एसिटाइल कोए अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो एसिटाइल कोए कहाँ जाएगा, टीसी साइकिल में आएगा, एसिटाइल कोए जॉइन टीसी साइकिल। अब देखो यहाँ पे आप देखो तो ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है, चाहे वो पायरुवेट हो चाहे वो एसिटाइल कोए हो, दे विल जॉइन टीसीए साइकिल, राइट, दे विल जॉइन टीसी साइकिल। सो पायरुवेट का जो कंसेंट्रेशन है दैट शुड बी ऑलवेज लेस। व्हाई, क्योंकि ग्लूकोज से जो पायरुवेट बन रहा है सेम पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए, सेम एसिटाइल कोए विल अगेन जॉइन टीसी साइकिल। सो पायरुवेट का कंसेंट्रेशन विल बी ऑलवेज डाउन, एसिटाइल कोए का कंसेंट्रेशन विल बी ऑलवेज डाउन। क्यों, क्योंकि दोनों तो कन्वर्ट होके टीसी साइकिल में ज्वाइन कर दिया, राइट। अब देखो अगर मान लीजिए टीसी साइकिल का डिमांड कम है, देयर इज लेस डिमांड ऑफ टीसी साइकिल, सेल में टीसी साइकिल का जरूरत है नहीं, या तो सेल में टीसी साइकिल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। वाई सेम चीज, टीसी साइकिल से भी आपको बहुत सारे एटीपी मिलेगा, राइट। सो अगर मान लीजिए यू आर ऑलरेडी एनर्जेटिक, यू आर ऑलरेडी एनर्जेटिक, यू डोंट नीड एनर्जी एनीमोर, आपको एनर्जी का जरूरत नहीं है, तो आप ग्लाइकोलिसिस को भी इनहिबिट करोगे, आप टीसी साइकिल को भी इनहिबिट करोगे, अंडरस्टूड। सो जब ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है उसका डिमांड कम है सेल में, क्योंकि एनर्जी हमको नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत एनर्जी है, सो हमको टीसी साइकिल नहीं चाहिए। जब हमको टीसी साइकिल नहीं चाहिए एंड ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट को भी बना रहे, ग्लाइकोलिसिस एसिटाइल को भी बना रहे, तो पायरुवेट एंड एसिटाइल को कहाँ जाएगा, टीसी साइकिल में जाएगा, राइट। अगर टीसी साइकिल की डिमांड कम है तो क्या होगा, पायरुवेट एंड एसिटाइल को जाएगा ही नहीं टीसी साइकिल में, क्योंकि टीसी साइकिल का डिमांड कम है। सो इसीलिए पायरुवेट एंड एसिटाइल कोए का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पायरुवेट एंड एसिटाइल कोए का कंसेंट्रेशन इंक्रीज तभी होगा जब पायरुवेट एंड एसिटाइल कोए इफ दे डोंट ज्वाइन टीसी साइकिल, अगर वो टीसी साइकिल में ज्वाइन नहीं करेगा देन ऑटोमेटिकली उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो जब उसके कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं देन ग्लाइकोलिसिस का जो एंजाइम है, जो प्रिंसिपल एंजाइम है, दे विल रियलाइज कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है जो कि पायरुवेट है या तो एसिटाइल कोए है, उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टीसी साइकिल का डिमांड कम है, आप ग्लाइकोलिसिस और नहीं चाहिए, रोक दो, अंडरस्टूड। इसलिए पायरुवेट एंड एसिटाइल कोए will have strong effect on inhibition of glycolysis. If their concentrations are going up, they will immediately stop glycolysis. Understood? Same thing will happen to citrate also. देखो citrate क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टीसी साइकिल, एक टीसी साइकिल है, साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट अल्फा केटोग्लूटारेट ऐसे करके जाएगा। अगर साइट्रेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, टीसी साइकिल का डिमांड कम है। अगर टीसी साइकिल का डिमांड कम है तो डेफिनेटली साइट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि साइट्रेट इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब आपका एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलोएसिटेट विल गिव यू साइट्रेट। तो अगर साइट्रेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टीसी साइकिल का जो पेस है, जो जो डिमांड है दैट इज लेस, इसीलिए साइट्रेट का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई साइट्रेट विल गिव सिग्नल बैक टू ग्लाइकोलिसिस, हमको और नहीं चाहिए एसिटाइल कोए, हमको एसिटाइल कोए नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा एसिटाइल कोए दोगे उतना साइट्रेट बन जाएगा यहाँ पे, ज्यादा साइट्रेट बना के क्या करेंगे वे, अंडरस्टूड। क्योंकि ज्यादा साइट्रेट अगर हमको बनाना है देन आई हैव टू कन्वर्ट साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट टू अल्फा केटोग्लूटारेट। तो अगर टीसी साइकिल का डिमांड ही कम है देन इट्स बेटर डोंट कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट, डोंट कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। इसीलिए साइट्रेट का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया, साइट्रेट कैन आल्सो इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। Is it clear now? Okay. तो इसीलिए ATP, citrate, AMP, they all have, effect. They have regulatory effect on
ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब देखो सेम चीज एटीपी का भी है। अब यहाँ पे मैं और दो इंपॉर्टेंट सब्सट्रेट का बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू रेगुलेट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और एक तो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, जिसको आपको पता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज को 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, राइट। सो मैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का बात कर रहा हूं, देखो ग्रीन कलर में है, मतलब अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, so it will activate pyruvate kinase. So pyruvate kinase activated by fructose 1,6 बिस्फॉस्फेट, राइट। ओके, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का। अब देखो फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट ये क्या है, व्हाट इज फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट। अब देखो ये भी आपको इंक्रीज एक्टिवेट करेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब मैं बता रहा हूं व्हाट इज फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट। देखो देखो ये है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। क्या समझ में आ रहा है? ये है PFK, ये भी है PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, राइट। ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, राइट। इससे पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो है फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट। अंडरस्टूड? सो दिस इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। तो पहले फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा सेकंड ग्रुप में, मतलब सेकंड कार्बन में, देन सेकंड कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट कार्बन में, सो दैट इट विल बिकम फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, राइट। मैं इसका बात कर रहा हूं फ्रुक्टोज 6 बिस्फॉस्फेट, एंड मैं इसका बात कर रहा हूं। सो दिस विल एक्टिवेट पायरुवेट काइनेज, दिस विल एक्टिवेट PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इज इट क्लियर नाउ? देखो किसका क्या रोल है। फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, 2,6 माइंड इट, मैं फ्रुक्टोज 2,6 के बारे में बोल रहा हूं। फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट विल एक्टिवेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, fructose 1,6 bisphosphate will activate pyruvate kinase. Understood? So please mind it. Yeah, देखो fructose 1,6 bisphosphate will activate pyruvate kinase and fructose 2,6 bisphosphate will activate phosphofructokinase. Right? अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नंबर 4, फैक्टर 4, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, देन आपको पता चलेगा। मान लीजिए आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप लैपटॉप में काम कर रहे हो। आप बता सकते हो कि लैपटॉप को अगर आपको शट डाउन करना है, बंद करना है, तो कितना प्रोसेस है लैपटॉप को शट डाउन करने में? यूजुअली 2 प्रोसेस है। या तो उसका शट डाउन जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके शट डाउन में क्लिक करो, राइट, वो एक ऑप्शन है। दूसरा क्या है, पावर बटन दबा दो, राइट। अगर मान लीजिए कि आपका लैपटॉप में चार्जर बिल्कुल है नहीं, लैपटॉप में बिल्कुल चार्ज नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रिक प्लग में लगा के लैपटॉप यूज कर रहे हो, इन दैट केस आपको लैपटॉप को शट डाउन करना है। तो जो स्विच है जहाँ से आपका पावर आ रहा है, अगर स्विच बंद कर दिया फिर भी लैपटॉप बंद हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर लैपटॉप को आपको शट डाउन करना है तो आपको मैंने 3 प्रोसेस बताया, तीनों प्रोसेस में आप लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हो, राइट। अब देखो ये जो तीनों प्रोसेस मैंने बताया, आप थोड़ा दिमाग में सोचो, तीनों प्रोसेस में टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। आप बता सकते हो कि कौन सा प्रोसेस सबसे फास्ट होगा? अगर मैं मान रहा हूं कि आपका लैपटॉप में बिल्कुल चार्ज है ही नहीं, आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन पे उसको चला रहे हो, तो इलेक्ट्रिक स्विच बंद कर दो, फास्टेस्ट वे, दिस इज द फास्टेस्ट वे, योर लैपटॉप विल बी शट डाउन। सेकंड, पावर बटन दबाओ, दैट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। थर्ड, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, थ्रू जो प्रोसेस है शट डाउन ऑप्शन में जाके क्लिक करो, ऑटोमेटिक शट डाउन होगा। ये 3 प्रोसेस में लैपटॉप शट डाउन तो हो सकता है,
तीनों प्रोसेस में हो सकता है डेफिनेटली, बट तीनों का जो टाइम रिक्वायरमेंट है अलग अलग है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सेम चीज आप आ जाओ ग्लाइकोलिसिस में। आपको मान लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को स्टॉप करना है, राइट? यू थिंक यू नीड टू स्टॉप ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सेल के पास क्या क्या ऑप्शन है जिसमें ग्लाइकोलिसिस को वो कंट्रोल कर सकता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 प्रोसेस है। एक है एलोस्टेरिक कंट्रोल, दूसरा है फॉस्फोरिलेशन, तीसरा है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। ठीक है, अब मैं तीनों का बात कर रहा हूं। एलोस्टेरिक कंट्रोल एटीपी का मैं बात कर रहा हूं। अगर एटीपी का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, अगर एटीपी का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, एटीपी कैन गो एंड बाइंड टू फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज सो दैट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिविटी इज गॉन, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एटीपी will always inhibit the function of phosphofructokinase. And look at the time requirement, millisecond. मतलब within a blink of your eyes, within a blink of your eyes, ATP will go and bind to phosphofructokinase, and the whole glycolysis process will be stopped. It will take millisecond. Think phosphorylation. देखो मैं बता रहा हूं, कुछ एंजाइम है जिसका फंक्शन आप फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, सेल सिग्नलिंग में आप पढ़े हो प्रोटीन काइनेज। ऐसे और भी बहुत सारे सेल सिग्नलिंग में आप बहुत सारे प्रोटीन पढ़े होंगे जहाँ पे उसका जो फंक्शन है उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, या तो फॉस्फोरिलेशन या तो डीफॉस्फोरिलेशन। बहुत जगह पे ऐसे देखो फॉस्फोरिलेशन हो गया तो प्रोटीन का फंक्शन चला गया, या तो फॉस्फोरिलेशन हो गया तो प्रोटीन का फंक्शन आ गया, एंड डीफॉस्फोरिलेशन हो गया तो प्रोटीन का फंक्शन चला गया। ऐसे मतलब फॉस्फोरिलेशन हो गया तो फंक्शन आ गया, फॉस्फोरिलेशन हटा दिया मतलब डीफॉस्फोरिलेशन हो गया तो फंक्शन भी चला गया, राइट? सो ये जो प्रोसेस है मतलब थ्रू फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन यू कैन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। दैट विल टेक सेकेंड, दैट विल टेक सेकेंड। अब तीसरा चीज देखो, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है जीन रेगुलेशन। मैं कौन सा जीन रेगुलेशन का बात कर रहा हूं? अब देखो, अब देखो, आप साइंस सोचो, साइंस कितना डेप्थ तक आप सोच सकते हो। हम लोग अब तक ऑलमोस्ट 1 आवर का जो डिस्कशन हो गया, यहाँ पे हम लोग ग्लाइकोलिसिस का जो नीड है, हम लोग जो बात कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस होगा कि नहीं, ये किसका ऊपर बात कर रहे थे? चाहे आपके पास एनर्जी हो या नहीं, चाहे आपका एटीपी लेवल हाई है कि नहीं, चाहे आपका फॉस्फेट रिच कंपाउंड है कि नहीं, मैं उसका बात कर रहा था, राइट? बट जो मेजर प्लेयर है, जो मेजर प्लेयर है पूरा प्रोसेस में, उसका बात कर ही नहीं रहा हूं। अब मैं उसका बात कर रहा हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब सोचो, प्लीज पे अटेंशन। मैं बहुत हाई लेवल पे बात करने जा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर सेल का अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, अगर सेल का अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, so there will be a signal that you please start glycolysis, right? Similarly, अगर सेल का अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, there will be signal don't start glycolysis, right? हम लोग सिर्फ एक ही बारे में सोच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हैं। कौन सा है दूसरा डायरेक्शन? मैं अभी बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, ग्लाइकोलिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगता है सिर्फ ग्लूकोज हो या ना हो उसका वजह से आपको ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस होने के लिए आपके पास 10 एंजाइम होना चाहिए। हेक्सोकाइनेज से लेकर पायरुवेट काइनेज तक सारे के सारे एंजाइम आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब फॉर एन एग्जांपल लेट्स से हेक्सोकाइनेज, इसका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज तो बहुत है, बहुत है आपके पास ग्लूकोज, इसको कन्वर्ट करने के लिए तो आपको हेक्सोकाइनेज चाहिए ना। आपके पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, so that you got a signal that please start glycolysis. Fine. Who will convert glucose to glucose 6-phosphate? Who will convert? Hexokinase will convert, right? तो हेक्सोकाइनेज क्या है? एंजाइम है। कहां से मिलेगा हेक्सोकाइनेज? बताओ, सेल में हेक्सोकाइनेज कहां से मिलेगा? हेक्सोकाइनेज है क्या? हेक्सोकाइनेज इज एन एंजाइम। आपको कहां से मिलेगा हेक्सोकाइनेज? हेक्सोकाइनेज जो जीन है, हेक्सोकाइनेज जीन टू हेक्सोकाइनेज एमआरएनए, हेक्सोकाइनेज एमआरएनए टू हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो प्रोटीन है। दिस इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन एंड दिस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। देखो हेक्सोकाइनेज जो जीन है,
दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड सो दैट हेक्सोकाइनेज से आपको मिलेगा हेक्सोकाइनेज एमआरएनए, हेक्सोकाइनेज एमआरएनए से आपको मिलेगा हेक्सोकाइनेज प्रोटीन जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जीनोम जो है, जो जीनोम है वहां पे सारे एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, पायरुवेट काइनेज है, सारे के सारे जीन यहां पे मौजूद है। जीन है बट जीन का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो? जीन का प्रोडक्ट अवेलेबल होने के लिए जीन एक्सप्रेस होना है, जिसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ये जो जीन एक्सप्रेशन का बात करते हैं, मतलब जीन तो प्रेजेंट है जीनोम में, जीन प्रेजेंट है, दैट डजंट मीन दैट जीन का प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। नो, जीन का प्रोडक्ट तभी प्रेजेंट होगा जब उस प्रोडक्ट का जरूरत हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपका जीनोम में टोटल 10,000 जीन है, ठीक है, टोटल 10,000 जीन है। तो थियोरेटिकली आपके पास 10,000 प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि हर एक जीन विल एनकोड हर एक प्रोटीन, जीन एमआरएनए प्रोटीन, जीन एमआरएनए प्रोटीन, जीन एमआरएनए प्रोटीन। तो अगर जीनोम में 10,000 जीन्स है तो आपके पास 10,000 प्रोटीन होना चाहिए, राइट? आपको क्या लगता है हमेशा किसी सेल में 10,000 प्रोटीन अवेलेबल है? आपको लगता है? इट विल नेवर बी, इट विल नेवर बी। अब मैं बता रहा हूं, देखो सेल में कौन सा प्रोटीन चाहिए एंड कौन सा प्रोटीन नहीं चाहिए, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, सेल विल गिव सिग्नल दैट, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि हमको ग्लाइकोलाइसिस अभी चाहिए, तो ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए एक तो चाहिए ज्यादा सबस्ट्रेट, ग्लूकोज चाहिए, दैट इज द सिग्नल, दैट इज द सिग्नल कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, दैट इज द सिग्नल। उस सिग्नल से अभी क्या होगा, who will sense that signal, मैंने पहले आपको बताया, who will sense that signal? इंसुलिन, इंसुलिन विल सेंस द सिग्नल कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अभी बहुत ज्यादा हो गया, हमको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस शुरू करना है। अब इंसुलिन ये भी सोचेगा कि अगर हमको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस शुरू करना है तो हमको सारे के सारे एंजाइम का कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम लेवल पे रखना है, मतलब हमको स्टार्ट करना है जीन एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, चाहे वो हेक्सोकाइनेज हो, चाहे वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हो, चाहे वो पायरुवेट काइनेज हो, ये जो सब एंजाइम है इसका कंसंट्रेशन अच्छा होना है। मतलब कैसे कंसंट्रेशन आएगा? जीन से, जीन टू एमआरएनए भाया ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन भाया ट्रांसलेशन। सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन का सिग्नल कहां से आएगा? इंसुलिन। इंसुलिन कहां से आएगा? इंसुलिन विल बाइंड टू द इंसुलिन रिसेप्टर, राइट? दिस इज एक्चुअली नोन एज अपस्ट्रीम प्रोसेस of any cell signaling process. Of any cell signaling, there are two parts, upstream signaling and downstream signaling. Upstream means binding of a hormone to the receptor. Once the hormone carries any information, it binds to the receptor. Once it binds to the receptor, so hormones function is gone. Hormones function वहां पे खत्म हो गया। अब फंक्शन को कौन आगे बढ़ाएगा? रिसेप्टर। जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया है, हर एक हार्मोन का अलग अलग रिसेप्टर है, चाहे वो इंसुलिन का हो, चाहे वो ग्लूकागॉन का हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन का हो, हर एक हार्मोन का अलग अलग रिसेप्टर है। एंड हार्मोन विल कैरी द सिग्नल बीइंग फास्ट मैसेंजर। सो हार्मोन विल ब्रिंग द सिग्नल दैट सेल में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस शुरू करना है। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कैसे शुरू होगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, हर एक का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब जीन एक्सप्रेशन शुरू करना है। तो जीन एक्सप्रेशन मतलब आप सेल सिग्नलिंग में डेफिनेटली पढ़े होंगे कि जब इंसुलिन बाइंड करता है इंसुलिन रिसेप्टर में, यहाँ पे मेम्ब्रेन में रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे जब इंसुलिन बाइंड करेगा, राइट, देन दिस विल एक्टिवेट some other molecule, this will activate some other molecule, molecule 1, molecule 2, then finally there will be transcription of the gene. Have you studied or not in cell signaling? All the cell signaling process, it will go in the same way, same, exactly same. तो हर एक जो हार्मोन है रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा, देन उसका सेकेंडरी मैसेंजर आएगा, सेकेंडरी मैसेंजर विल एक्टिवेट समथिंग, दैट विल एक्टिवेट समथिंग, एंड फाइनली देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। व्हिच जीन? मान लीजिए हेक्सोकाइनेज का, तो हेक्सोकाइनेज का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब हेक्सोकाइनेज का एमआरएनए होगा, so that will be translated to give you hexokinase enzyme. Similarly, phosphorytokinase का ट्रांसक्रिप्शन होगा, that will give you phosphorytokinase mRNA, that will be translated, which will give you phosphorytokinase enzyme. Similarly, pyruvate kinase का ट्रांसक्रिप्शन होगा, that will give you pyruvate kinase mRNA, which will be translated so that you will get pyruvate kinase enzyme. Are you getting the point? How the whole system works? So, to start glycolysis,
सो फार वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यू नीड हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, राइट? अरे अगर ग्लूकोज हो भी गया, आपको कन्वर्ट करने के लिए हेक्सोकाइनेज चाहिए ना, बिना हेक्सोकाइनेज में कौन कन्वर्ट करेगा उसको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट्स व्हाई द होल प्रोसेस मैं बता रहा हूं, सेल सिग्नलिंग का जो होल प्रोसेस है, हार्मोन, एंजाइम एंड जीन, ईच एंड एवरीथिंग वर्क टुगेदर. I hope it makes senses and you have understood everything, right? Okay. Anyway, अब देखो जो मैं बात कर रहा था, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, that will take hour. मतलब मैं आप जो बता रहा हूं, देखो मान लीजिए कि आपको तुरंत ग्लाइकोलिसिस चाहिए, मतलब जीन एक्सप्रेशन आपको शुरू करना है. तो अगर आपको जीन एक्सप्रेशन शुरू करना है तो ऐसे जो प्रोसेस है, प्रोसेस में शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन होने से तो आपको नहीं मिलेगा ना एंजाइम, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आपको सिर्फ एमआरएनए मिलेगा, दैट विल बी ट्रांसलेटेड सो दैट यू विल गेट प्रोटीन इन एंजाइम, राइट? तो दैट विल टेक आवर. आप एक बात बताओ, यहाँ पे तीनों का टाइम स्केल मैंने लिख दिया, रेस्पॉन्स टाइम. तो अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को आपको कंट्रोल करना है, चाहे इनहिबिट हो चाहे एक्टिवेट हो, कुछ भी हो, सो एलोस्टेरिक लेवल पे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो at the level of millisecond, so quick, super fast. That's why the effect of ATP, the effect of AMP is electrifying. ATP can immediately stop glycolysis. Understood? Similarly, phosphorylation, addition of phosphate group and dephosphorylation, मतलब removal of phosphate group, that can also control the activity of an enzyme at second level. मतलब it will take some second. Transcriptional level means gene expression, that will take hour. तो दिस इज द मैक्सिमम टाइम इट टेक्स, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है आपको पता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है आपको पता है, राइट? सो दिस विल टेक मोर टाइम. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे कैसे रेगुलेशन होगा ग्लाइकोलाइसिस एट द एंजाइमेटिक लेवल, राइट? चलो, अच्छा, फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय हेक्सोकाइनेज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, राइट? सो प्लीज कीप इन माइंड, हेक्सोकाइनेज का जो Km वैल्यू है, दिस इज वेरी लेस, इसका जो Km वैल्यू है, दिस इज वेरी हाई. तो Km वैल्यू लेस मतलब इसका एफिनिटी वेरी हाई, इसका एफिनिटी वेरी लो. ठीक है? सो प्लीज कीप इन माइंड दिस टू थिंग. नाउ यहां पे देखो, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, आप आ जाओ सीधा साइंस पे. अब देखो आप लोग अभी साइंस पे डील करेंगे. रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. अब देखो मैं तब से क्या बोल रहा था, एटीपी के बारे में बोल रहा था कि अगर एटीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो दैट विल इनहिबिट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. अब देखो कैसे हो रहा है, अब देखो एक बार. देखो यहाँ पे ये जो एंजाइम है, दिस बेसिकली डज व्हाट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू fructose 1,6 bisphosphate, right, by phosphofructokinase, right? Fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate by phosphofructokinase. यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है? ये आपका सबस्ट्रेट, राइट? ये आपका सबस्ट्रेट, ये आपका सबस्ट्रेट. अंडरस्टूड? ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका एंजाइम. अब देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट सबस्ट्रेट है. तो दिस इज बेसिकली सबस्ट्रेट वर्सेस भी. सबस्ट्रेट वर्सेस भी मतलब माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स का मैं बात कर रहा हूं. अंडरस्टूड? सबस्ट्रेट वर्सेस भी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, माइकलिस मेंटेन कर्व. ओके, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग कर्व है, एक है लो एटीपी, एक है हाई एटीपी, राइट? मैं दोनों का Km निकाल रहा हूं पहले, Km निकाल रहा हूं, राइट? देखो इसका अगर देखोगे ए है बी मैक्स, तो अगर ए बी मैक्स हुआ यहां से, या अगर बी मैक्स है तो दिस विल बी हाफ बी मैक्स, राइट? तो ए है आपका Km, राइट? अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं, ये अगर यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, बी मैक्स इतना ही होगा, तो ये होगा हाफ बी मैक्स, दिस विल बी Km. क्या पता चल रहा है आपको? अब देखो ये जो Km है, मैं पिंक का बात कर रहा हूं, मैं पिंक कलर कार्व का बात कर रहा हूं. ये कब हो रहा है? जब एटीपी हाई है. जब एटीपी हाई है, Km भी बहुत हाई, मतलब एफिनिटी लो, राइट?
आप अगर ग्रीन का बात करोगे Km कम है, मतलब एफिनिटी हाई। अंडरस्टूड। अब देखो ये दोनों कार्ब का एक अलग अलग नेम भी है, वो मैं भी बता रहा हूं आपको। क्या नाम है इसका? ये जो ग्रीन कलर है दिस इज नोन एज हाइपरबॉलिक। ये जो पिंक कलर है इसका नाम क्या है? सिग्मोइडल। इसका नाम है सिग्मोइडल। अब देखो यहां पे मजा देखो आप। अब सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, राइट? अब सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट? अब देख रहे हो कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट कितना बन रहा है, रिएक्शन देख रहे हो आप, राइट? यहां पे ये जो प्रोसेस है, डज दिस प्रोसेस रिक्वायर एटीपी? टेल मी फर्स्ट, इस प्रोसेस में एटीपी का जरूरत है? अब बताओ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनाने के लिए आपको एटीपी को चाहिए? आपको एटीपी चाहिए? नहीं, आपको एटीपी नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आप फ्रुक्टोज 1 से 20 फॉस्फेट बना रहे हो। यहाँ पे हमको एटीपी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको एटीपी नहीं चाहिए, राइट? दिस प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन एटीपी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन में बढ़ा रहा हूं, एंड मैं अलग से एटीपी का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहा हूं, राइट? अब मैं क्या देख रहा हूं, जब एटीपी का कंसेंट्रेशन लो था, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर कर्व, तब मैं क्या देख रहा हूं, एफिनिटी ऑफ द एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट इज वेरी हाई। जब मैं एटीपी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, तब क्या देख रहा हूं, तब ये जो ग्रीन कलर कर्व है दिस इज कम टू सिग्मोइडल कर्व, एंड एफिनिटी हो गया बहुत लेस, लो एफिनिटी। So there is a transition. This is called transition. What transition? From green curve to pink curve. What is the transition scientifically known as? Scientifically it is known as hyperbolic curve to sigmoidal curve. So please remember, मैं बता रहा हूं, please remember, बहुत हाई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। ट्रांजिशन इधर से भी इधर हो सकता है, ट्रांजिशन इधर से भी इधर हो सकता है। कैसे? अगर एटीपी कंसेंट्रेशन आप लो कर रहे हो, देन ट्रांजिशन विल बी ऑपोजिट, मतलब पिंक टू ग्रीन। अगर एटीपी कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, देन ट्रांजिशन होगा ग्रीन टू पिंक। अंडरस्टूड? सो ट्रांजिशन ग्रीन टू पिंक भी हो सकता है, ट्रांजिशन पिंक टू ग्रीन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन whether you are increasing ATP concentration or you are decreasing ATP concentration. समझ रहे हो? सो देखो यहां पे हम लोग एटीपी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। जब एटीपी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, तब मैं क्या देख रहा हूं, देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ हाइपरबोलिक कर्व टू सिग्मोइडल कर्व, मतलब ग्रीन टू पिंक। जब आप एटीपी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, जब आप एटीपी कंसेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, देयर विल बी ट्रांजिशन अगेन फ्रॉम सिग्मोइडल टू हाइपरबोलिक, मतलब पिंक टू ग्रीन। अंडरस्टूड? सो अब मैं बता रहा हूं, ये जो ट्रांजिशन है, चाहे हाइपरबोलिक टू सिग्मोइडल हो, चाहे सिग्मोइडल टू हाइपरबोलिक हो, ऑलवेज रिमेंबर एंजाइम का जो एफिनिटी है, एफिनिटी विल बी ऑलवेज हाई इन हाइपरबोलिक नेचर, एफिनिटी विल बी ऑलवेज लेस in sigmoidal nature. I repeat again, please pay attention. एंजाइम काइनेटिक्स का जो नेचर है, अगर वो हाइपरबोलिक निकला, देन एंजाइम का जो एफिनिटी है दैट विल बी हाई। अगर एंजाइम का कुछ ट्रांजिशन हुआ जहां पे हाइपरबोलिक कार्ब टू सिग्मोइडल कार्ब में ट्रांजिट हो गया, अगर सिग्मोइडल पे आ गया, इसका मतलब एफिनिटी विल बिकम लेस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब देखो यहां पे मैं फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का मैं बात करूंगा यहां पे, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सीलेंट है। देखो मैं बात कर रहा था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, राइट? अब देखो यहां से इसको बनाना है, राइट? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1 से बिसफॉस्फेट बनाना है भाया फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, राइट? इसको बनाना है। अब देखो मैं यहाँ पे किसका बात कर रहा था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट व्हिच इज सबस्ट्रेट। मैं सबस्ट्रेट का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे आपका रिएक्शन वेलोसिटी है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, उसका एक्स एक्सिस में उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, मतलब सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो एंड वेलोसिटी देख रहे हो।
आप किसका मेजर देख रहे हो, एक्टिविटी किसका देख रहे हो, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का देख रहे हो, एंजाइम का देख रहे हो, राइट। अब देखो यहां पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जो है, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज करो। ये जो 2,6 बिस्फॉस्फेट है इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज करो। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैं एक सिंपल रिएक्शन का बात कर रहा हूं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इंक्रीज करो, राइट। एंड रिएक्शन वेलोसिटी, कौन सा रिएक्शन वेलोसिटी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का रिएक्शन वेलोसिटी देखोगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ ये जो इंटरमीडिएट है फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, तो इसका कंसेंट्रेशन हम लोग धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे एंड देखेंगे क्या असर पड़ रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का ऊपर, राइट। अब देखो जब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जब फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन जब 0 था, तब ये था पिंक कलर, मतलब सिग्मोइडल। अब इसका कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा किया, 0.1 माइक्रोमोलर, तो ये हो गया हाइपरबोलिक, थोड़ा हाइपरबोलिक हुआ, मतलब एफिनिटी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसका कंसेंट्रेशन 0.1 to 1 कर दिया, 1 माइक्रोमोलर, देखो ये और अच्छा खासा हाइपरबोलिक बन गया। मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ सिग्मोइडल टू हाइपरबोलिक, राइट, दिस इज व्हाट, सिग्मोइडल टू हाइपरबोलिक, राइट। इसका मतलब क्या, एफिनिटी, किसका एफिनिटी, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम का, कौन सा सबस्ट्रेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसका जो एफिनिटी जो कि कम था, कब कम था, जब आप फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट है जो इसका जो इंटरमीडिएट है, इसका कंसेंट्रेशन जब 0 था, तब एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी भी कम था, वो नेचर दिखा रहा था सिग्मोइडल। अब धीरे धीरे ये जो इंटरमीडिएट है इसका कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो 0 to 0.1 to 1, अब देखो देयर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम सिग्मोइडल टू हाइपरबोलिक। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। So this is the way you will actually prove the effect of the concentration of fructose 2,6 bisphosphate on the effect of phosphofructokinase action, and this is a classic example of transition from sigmoidal to hyperbolic. Understood? Sigmoidal मतलब affinity कम, hyperbolic मतलब affinity ज्यादा, ठीक है। अब आ जाओ मार्केट में और भी एक चीज आ गया, क्या, आप एटीपी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, एटीपी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो एंड आप देख रहे हो रिएक्शन वेलोसिटी, मतलब किसका, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, सेम एंजाइम का, सेम एंजाइम का देख रहे हो। आप देखना, ये देखना चाह रहे हो कि अगर एटीपी ये जो देख रहा था क्या, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे एटीपी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, अब देखेंगे कि रिएक्शन वेलोसिटी ज्यादा हो रही है कम हो रहा है, राइट। एंड साथ साथ इसका जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट है उसको भी हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्यों, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग टेस्ट कर लिया कि अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन हम लोग धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे, एंजाइम का भी ट्रांजिशन होगा सिग्मोइडल टू हाइपरबोलिक, मतलब एंजाइम एफिनिटी भी अच्छा होगा, एंजाइम रिएक्शन भी अच्छा होगा, राइट। सो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, देखो फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन 0.1 to 1 माइक्रोमोलर करके इंक्रीज कर रहे हैं, बट माइंड इट यहाँ पे सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट का इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, रेदर एटीपी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन आप जितना इसका इंक्रीज कर रहे हो, इनिशियली ये बढ़ रहा है, इनिशियली बढ़ रहा है, बट आप जितना ज्यादा एटीपी इंक्रीज कर रहे हो कम हो रहा है, मतलब डिक्लाइन, द होल रिएक्शंस आर डिक्लाइनिंग। जब आप फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो तो थोड़ा इंक्रीज हो रहा था रिएक्शन में, बट जैसे आप एटीपी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो देन इट इज कमिंग डाउन। सो देखो यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इंक्रीज हो रहा था, क्यों, क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एक्शन ज्यादा हो रहा था। कौन ज्यादा कर रहे थे, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, ये जो इंटरमीडिएट है फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट, इसका कंसेंट्रेशन हम लोग ज्यादा कर रहे थे ताकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एक्शन भी ज्यादा हो रहा था। बट यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एटीपी कंसेंट्रेशन ज्यादा कर रहा हूं, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट भी हम लोग ज्यादा कर रहे हैं दिस टाइम, but there is no more increment, rather there is declining. So who is the boss here, who is the supreme boss, you know the meaning of boss,
So who is the boss who controls the glycolysis? Tell me the answer. The boss is ATP. The boss is ATP. ATP is the supreme boss of the whole glycolytic process. Understood? तो चाहे आपका फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट कम हो ज्यादा हो, डेफिनेटली दिस विल अफेक्ट समथिंग, राइट? इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रहे हो तो फ्रुक्टोज जो फॉस्फोलिपिड के जो एक्शन है दैट विल बी मोर, डेफिनेटली, दैट आई अंडरस्टूड. बट यहाँ पे हम लोग एटीपी कंसेंट्रेशन को लेकर छिड़काव नहीं कर रहे थे, राइट? जैसे आप एटीपी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो देयर विल बी नो मोर प्रोग्रेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, विल बी डिक्लाइनिंग. तो एटीपी इज द सुप्रीम बॉस ऑफ होल ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस. अंडरस्टूड? ओके. अच्छा, अब देखो थर्ड एंजाइम जो है वो है पायरुवेट काइनेज. अच्छा, मैंने अभी बात कर रहा था कि थ्रू फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन यू कैन कंट्रोल सम ऑफ द एंजाइम्स, राइट? यू कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ द एंजाइम्स. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे रहा था पायरुवेट काइनेज, प्रोटीन काइनेज ए. मैं प्रोटीन काइनेज ए का बात कर रहा था जो कि फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन में आराम से उसका जो एक्टिविटी है उसको आप रेगुलेट कर पाओगे, राइट? सेम चीज यहाँ पे भी है. देखो मैं पायरुवेट काइनेज का बात कर रहा हूँ, राइट? देखो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज दो कलर में है, एक है पिंक कलर, दूसरा है ग्रीन कलर. पिंक कलर में क्या लिखा है? लेस एक्टिव. क्यों लेस एक्टिव है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. मतलब जब पायरुवेट काइनेज जो भी फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम अगर फॉस्फोरिलेटेड हो गया तो इसका एक्टिविटी कम हो जाएगा. देखो ग्रीन कलर डीफॉस्फोरिलेटेड, मोर एक्टिव. मतलब आप फॉस्फेट ग्रुप यहां से हटा दो, it will be dephosphorylated and pyruvate kinase will be more active. So what you understood? What will pyruvate kinase do? Pyruvate kinase क्या करते हैं? Phosphoryl pyruvate to pyruvate, last step of glycolysis, right? So अगर आपको pyruvate kinase को ही कंट्रोल करना है, then how will you control? You make it phosphorylated. अगर pyruvate kinase phosphorylate हो गया तो इसका एक्टिविटी कम हो जाएगा. देख रहे हो? अगर pyruvate kinase से फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया, मतलब अगर डीफॉस्फोरिलेट हो गया, then इसका एक्टिविटी विल बी मोर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यहाँ पे ये जो फॉस्फोरिल पायरुवेट है, यहां से जो पायरुवेट बन रहा है, हु इज रेगुलेटिंग देम? वन इज फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कैन एक्टिवेट पायरुवेट काइनेज. एंड हु विल डीएक्टिवेट? एटीपी एंड एलानिन. एटीपी तो डेफिनेटली इसको इनहिबिट करेगा, आपको पता ही चल गया अभी तक, राइट? क्योंकि ज्यादा एटीपी मतलब इट विल ऑलवेज इनहिबिट. बट व्हाट इज द लिंक विद एलानिन? आपको एलानिन कहां से मिलेगा? पायरुवेट से. आपको डायरेक्ट पायरुवेट से एलानिन मिलेगा. अंडरस्टूड? इसीलिए ज्यादा कंसेंट्रेशन अगर हो रहा है एलानिन का तो दिस विल आल्सो स्टॉप, दिस विल आल्सो इनहिबिट पायरुवेट काइनेज एक्शन. अंडरस्टूड? ओके. अब देखो ये जो स्लाइड है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ग्लाइकोलाइसिस, आई एम श्योर, बट ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं. दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस स्लाइड फॉर यू. देखो एक्चुअली क्या होता है, जब ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो सेल विल ट्राई टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल. हाउ? वन बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट यूजिंग दिस ट्रांसपोर्टर, अनदर बाय प्रमोशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, दैट विल ऑल्सो ब्रिंग डाउन द ग्लूकोज लेवल. तीसरा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑन कर दो ताकि ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाएगा, उसमें भी आप ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम कर सकते हो, राइट? समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मतलब ग्लूकोज को आप ट्रांसपोर्ट कर दो ताकि ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा सेल में, राइट? यहाँ पे देखो सेल का जो डेस्टिनेशन है, मतलब टिश्यू टाइप जो है, बेस्ड ऑन द टिश्यू टाइप डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है. दैट विल कम इन एमसीक्यू. एनी मैमेलियन टिश्यूज GLUT1. लिवर अगर हुआ या तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल, GLUT2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. GLUT4 मसल एंड फैट सेल. ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन GLUT5. तो प्लीज रिमेंबर इट. ठीक है? दिस इज एमसीक्यू. देयर इज नथिंग टू कंसेप्चुअलाइज. दिस इज प्योरली मेमोरी बेस्ड. So that's why I kept it purposefully, because I know from here you will get at least one question. Okay. अच्छा, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्चुअली है क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब क्या है? प्रोटीन भी हो सकता है, मतलब अमाइनो एसिड भी हो सकता है, या तो फैट भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? सो बहुत लोग ऐसे मानना है कि
ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब सिर्फ पायरुवेट टू ग्लूकोज में कन्वर्ट होना नहीं, acetyl CoA to pyruvate, acetyl CoA to glucose also, from amino acid to glucose also. There are so many sources from where you can get glucose, right? यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसे देखोगे कि ग्लाइकोलिसिस एंड रिवर्स ग्लाइकोलिसिस दोनों अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो जो मैंने 3 स्टेप बताया था, 3 जो एंजाइम जो कि इरिवर्सिबल है, सिर्फ वही 3 स्टेप सेम एंजाइम कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, बाकी जो सब स्टेप है सेम एंजाइम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? देखो बाकी जो सब है सेम एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है? बट जहाँ पे वो सेम एंजाइम से रिवर्स नहीं होगा उसका दूसरा एंजाइम है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हु विल कन्वर्ट इट? हेक्सोकाइनेज। बट अगर आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज पाना है, देन हेक्सोकाइनेज कैन नॉट कन्वर्ट दैट, यू नीड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। क्योंकि देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब क्या, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपको ग्लूकोज मिलना है, राइट? तो आपको फॉस्फेट ग्रुप हटाना है, तो you need phosphatase is the name which is given to the removal of phosphate group. Kinase is the name which is given to the phosphate group transfer, phosphate group addition. तो जहां जहां काइनेज है फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, जहां जहां फॉस्फेटेज है फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, अंडरस्टूड? सो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेटेज, अंडरस्टूड? सिमिलरली यहाँ पे देखो पायरुवेट काइनेज, यहाँ पे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देन फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ये जो सब एंजाइम है दिस इज यूनिक एंजाइम, मतलब ये इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है इसको दूसरा वे में इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम विच आर पार्ट ऑफ न्यू ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, सेम थिंग, ठीक है? सो इसका नाम एंड ये जो 2 एंजाइम, ये जो 4 एंजाइम है, प्लीज रिमेंबर दिस नेम्स, ओके? अब देखो हाउ इज ग्लूकोज लिंक टू लैक्टेट एंड एलानिन, ब्लड के साथ मतलब ब्लड कैसे लीवर एंड मसल के बीच कोऑर्डिनेट करता है, एक बार देख लो। यहाँ पे लीवर एंड मसल के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन कौन लाएगा? ब्लड ही लाएगा, राइट? देखो ग्लूकोज लीवर से मसल में आएगा ग्लूकोज फॉर्म में, देन ग्लूकोज टू पायरुवेट, लैक्टेट से भी पायरुवेट बन सकता है, राइट? देन लैक्टेट टू लैक्टेट इधर आ भी सकता है, मसल टू लीवर, देन लैक्टेट टू पायरुवेट, अगेन ग्लूकोज टू पायरुवेट। सो जो लीवर एंड मसल का जो रिलेशन है थ्रू ब्लड, लीवर एंड मसल का जो कोरिलेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है via blood, that can be done by glucose lactate, right? This can also be done by alanine, as I told you just few minutes before I told कि आपको alanine से भी पायरुवेट मिल सकता है एंड alanine से इधर भी पायरुवेट मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, राइट? मतलब आपको मसल में भी मिल सकता है, लीवर में भी मिल सकता है। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है ग्लूकोज वर्सेस एलानिन, इसको बोलते हैं ग्लूकोज एलानिन साइकिल, इसको बोलते हैं ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल। देखो ग्लूकोज एलानिन साइकिल, यहाँ पे ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल, ठीक है? इसको एक्चुअली इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं कोरी साइकिल, कोरी साइकिल मतलब ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल, ठीक है? इसको सिर्फ याद करो एक बार, बस और कुछ नहीं, बस जस्ट चेक जस्ट चेक इट दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन एनालिसिस का, क्योंकि बिना क्वेश्चन एनालिसिस करोगे तो यू कांट जज वेयर यू आर, राइट? चलो शुरू करते हैं सेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, the enzyme phosphofructokinase is an important enzyme that plays a significant regulatory role in glycolysis. Which of the following conditions would be expected to result in increased activity of this enzyme? अगर phosphofructokinase PFK मैं इसका increased activity का मैं बात कर रहा हूं, what do you mean by increased activity? अगर इसका एक्टिविटी इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? इसका एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो गया तो ग्लाइकोलिसिस होगा, राइट? सो यहाँ पे जो सब ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो सब ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये चीज देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करेगा, राइट? मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, सो प्लीज रिमेंबर इट। एटीपी कंसेंट्रेशन अगर हाई हो गया, या तो एनएडीएच कंसेंट्रेशन अगर हाई हो गया, राइट? एएमपी कंसेंट्रेशन अगर हाई हो गया, एनएडी प्लस कंसेंट्रेशन अगर हाई हो गया, तो अब देखो अगर एटीपी कंसेंट्रेशन एनएडीएच कंसेंट्रेशन हाई हो गया मतलब नो ग्लाइकोलिसिस,
AMP कंसेंट्रेशन हाई हो रहा है, NAD कंसेंट्रेशन हाई हो रहा है, दिस इज यस ग्लाइकोलिसिस. Yes, glycolysis means more glycolysis. Okay. You will ask sir what is yes glycolysis. Yes मतलब yes मतलब glycolysis will be promoted, right? Okay. अब देखो, so ये जो concentration of ATP या तो concentration of NADH, these two represent high energy. This represent high energy. Concentration of AMP and concentration of NADH plus this represents low energy. अंडरस्टूड. सो प्लीज रिमेंबर. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को प्रमोट करेगा. तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें एनर्जी लेवल कम है, जिसका एनर्जी लेवल कम है. देखो, लो लेवल ऑफ एटीपी, हाई लेवल ऑफ एनएडीएच, हाई लेवल ऑफ टी साइकिल इंटरमीडिएट्स एंड लो लेवल ऑफ एटीपी. मैंने आपको क्या बताया एडीपी का बारे में क्या बताया. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये चाहे एएमपी हो चाहे वो एडीपी हो, दोनों का में सेम होगा. अगर इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है देन इट विल एक्टिवेट ग्लाइकोलिसिस. अगर इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्या है लो, यहाँ पे लिखा है लो, सो दिस विल नॉट प्रमोट ग्लाइकोलिसिस. हाई लेवल ऑफ एनएडीएच, दिस विल नॉट प्रमोट ग्लाइकोलिसिस, राइट. हाई लेवल ऑफ एनएडीएच, हाई लेवल ऑफ एनएडीएच. So, high level of TCA cycle intermediates, this will also not promote glycolysis. Low level of glycolysis, low level of ATP, this will activate glycolysis. Understood? क्योंकि आपका क्वेश्चन में लिखा है it will increase activity. So, कौन सा वो है जो कि एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा? लो लेवल ऑफ ATP. अगर ATP का लेवल कम हो रहा है, that will eventually give signal that yes, ATP concentration कम है, so glycolysis should be on. So your answer will be D. Answer will be yeah. Answer will be D. चलो next. देखो, which of the following choices will result in continuous glycolysis? Same. Which of the following will result continuous glycolysis? देखो, loss of allosteric binding site for fructose 1,6 bisphosphate on pyruvate kinase. It will not result continuous glycolysis. It will inhibit glycolysis. क्यों? क्योंकि fructose 1,6 bisphosphate is a strong activator of pyruvate kinase. This is activator, right? This is activator. So इसका अगर बाइंडिंग साइट में एलोस्टेरिक लॉस हो गया, ये अगर बाइंड नहीं कर पाया तो कैसे ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यूस करेगा, राइट? होगा नहीं. लॉस ऑफ एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी ऑन फॉस्फोलिपिड. वाओ, एक्सीलेंट. देखो, एटीपी का कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? एटीपी अगर हाई हो गया तो दिस विल गो एंड बाइंड टू फॉस्फोलिपिड, सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड. यहाँ पे बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ बाइंडिंग, तो एटीपी, इफ एटीपी फेल्स टू बाइंड, इफ एटीपी कैनॉट बाइंड, सो व्हाट विल हैपन? Phosphoproteokinase will remain activated. If it remains activated, there will be continuous glycolysis, right? Understood? Next, ATP binding to the allosteric site on pyruvate kinase. यहाँ पे भी देखो आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ATP बाइंडिंग टू द साइट. ATP तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है फॉस्फोप्रोटेokinase. अगर ये बाइंड कर रहा है पायरुवेट काइनेज पे, तो पायरुवेट काइनेज एक्टिविटी विल बी गॉन, राइट? इट विल बी इनहिबिटेड. Loss of allosteric binding sites for fructose 2,6 bisphosphate and phosphorokinase. This will also stop glycolysis. This will also inhibit glycolysis, right? Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा चॉइस है जो कि which will result continuous glycolysis. आपका आंसर होगा B, right? आंसर होगा B. Yeah, answer will be B. Loss of allosteric binding sites for ATP on phosphofructokinase. Next, question number 3. Pyruvate dehydrogenase is subject to feedback inhibition by its products in glycolysis. Some of the chemical compounds which might be involved in the process are listed below. Okay? Pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase actually क्या करता है? Pyruvate to acetyl करता है. Acetyl CoA, right? PDH, Pyruvate dehydrogenase complex. अच्छा, यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है? यहाँ पे NADH इन्वॉल्व है, एसिटाइल कोई इन्वॉल्व है, एसिटाइलडिहाइड इन्वॉल्व नहीं है. Which of the following combinations of the above chemical compounds is involved in feedback inhibition of pyruvate dehydrogenase? Of course, NADH and acetyl CoA. 1 and 3.
अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पे एफएडीएच एंड एसिटाल्डिहाइड का कुछ लिंक है ही नहीं, दे आर नॉट इन्वॉल्व, राइट? या सो दिस विल बी डी, जो मैंने बोल रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट पायरुवेट काइनेज. There are some statements. Which one of the above statement are true? Okay. ATP is an allosteric inhibitor of pyruvate kinase. Yes, this is true. Fructose 1,6-bisphosphate is an activator of pyruvate kinase. Yes, this is also true. ADP is an allosteric inhibitor. No, sorry, this is allosteric activator. This is false. Alanine is an allosteric modulator of pyruvate kinase. Yes, this is also true. Which one of the above statement are true? 1, 2, 4. 1, 2, 4. B will be correct. Understood? Yeah. Next. Fructose 2,6-bisphosphate. बता था. Fructose 6-phosphate to fructose 2,6-bisphosphate to fructose 1,6-bisphosphate. मैं बात कर रहा हूं इसका. Fructose 2,6-bisphosphate will strongly upregulate which of the following enzymes? Fructose, a phosphofructose kinase 1. Yeah. करेगा, राइट? phosphofructose kinase 1. या इसका देखने का कुछ है नहीं, क्योंकि this is produced by phosphofructose kinase only. This is produced by phosphofructose kinase, right? So this intermediate will actually upregulate the expression of phosphofructose kinase 1. Okay, so please remember it. Yeah. Next, question number 6. What is the effect of sudden increase in the level of ATP and citrate on the erythrocyte undergoing glycolysis? एक आरबीसी जिसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, सडन अगर एटीपी एंड साइट्रेट का लेवल ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस. यस, it stimulates, sorry, the rate of glycolysis remains unaltered, the rate of glycolysis increase gradually. No, it inhibits glycolysis, right? So simple. Yes, it inhibits glycolysis. Next, glycolysis is an energy producing process that breaks down glucose. Yes, in glycolysis feedback regulation is seen in which of the following examples? Okay, feedback regulation मैं बात कर रहा हूँ. AMP inhibiting phosphatidylcholine kinase. No. First of all, AMP will not inhibit. AMP will activate. Hexokinase inhibited by ATP. Sorry. Hexokinase inhibited by glucose 6-phosphate. That is an example of feedback inhibition. Right? So this is not the answer. ATP inhibiting phosphatidylcholine. Yes, this is correct. Fructose 1,6-bisphosphate inhibiting pyruvate kinase. Fructose 1,6-bisphosphate will not inhibit pyruvate kinase, and it will activate. This is also wrong. Your answer will be C, right? Yeah, your answer will be C. Next, how will high concentration of AMP, citrate and fructose 2,6-bisphosphate respectively tend to affect the rate of glycolysis? चलो, excellent question. यहाँ पे तीन चीज है, AMP, citrate and fructose 2,6-bisphosphate, right? इंक्रीज कुछ भी बहुत सारा कुछ दिया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे देखो, हमको एक चीज देखना है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में इंक्रीज है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में इंक्रीज नहीं है, कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज है. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6-bisphosphate का चारों ऑप्शन में इंक्रीज है. अब एक बात बताओ, अगर फ्रुक्टोज 2,6-bisphosphate का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन? अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एक्शन इंक्रीज हो रहा है. अगर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एक्शन इंक्रीज हो रहा है, देन ग्लाइकोलिसिस भी इंक्रीज होगा, राइट? सो हु विल इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस? एएमपी का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, साइट्रेट का कंसंट्रेशन सॉरी एएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, एएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, राइट? एंड साइट्रेट का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए. अंडरस्टूड? सो अब देखो कहां पे साइट्रेट का कंसंट्रेशन कम एंड एएमपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज, आंसर विल बी राइट. क्योंकि देखो फंडा बहुत सिंपल है, अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करना है तो आपका जो लो एनर्जी स्टेट है, जैसे आपका एएमपी या तो एडीपी या तो एनएडी प्लस
ये सब का जो कंसंट्रेशन है, दिस शुड बी हाई, दिस शुड बी हाई फॉर more glycolysis. Understood? And for more glycolysis, eventually citrate, pyruvate, acetyl-CoA, their concentration should be less. Is it clear now? Okay. So आपका आंसर होगा B, right? Yeah, answer will be B. Next, phosphofructokinase, the major flux controlling enzyme of glycolysis, is allosterically inhibited and activated. Wow, excellent question. Who will inhibit phosphofructokinase? Who will inhibit? ATP will inhibit. Who will activate? Either AMP or ADP, right? This will activate. So your answer will be ATP, ADP. Yes, this will be your answer. Understood? This will be your answer. Next, glucose 6-phosphate can bind to the active site of hexokinase, fine, and it prevents further turnover by blocking the access of the substrates. Yes, मतलब आपका जो हेक्सोकाइनेज है जहां पे ग्लूकोज बाइंड करता है वहां पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट भी बाइंड कर सकता है, राइट? सेम सबस्ट्रेट पे, सेम एक्टिव साइट पे बाइंड करता है. डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द एंजाइम काइनेटिक प्रॉपर्टीज? ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट मीन्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का जो कंसेंट्रेशन है, दिस इज द प्रोडक्ट, राइट? सो इसका कंसेंट्रेशन का ऊपर क्या असर पड़ेगा, राइट? आप एक बात बताओ, अगर इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या है, कौन है ओरिजिनल सबस्ट्रेट? ग्लूकोज. इसका इनहिबिटर कौन है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. तो अगर इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दोनों आपस में लड़ रहे हैं फॉर द सेम एक्टिव साइट, इसका मतलब क्या है? दिस इज कंपैरेटिव इनहिबिशन, राइट? कंपैरेटिव इनहिबिशन. अगर कंपैरेटिव इनहिबिशन हो रहा है इसका मतलब क्या है? Vmax will remain same and Km will be increased. हाँ कि नहीं? Approximate Vmax expected to increase. Sorry. Vmax expected to decrease. Sorry. Km would be expected to decrease. Sorry. Km will be expected to increase. Yes. Understood? जब inhibitor and substrate both are fighting for the same binding site, that means the nature of the inhibition is comparative inhibition. And comparative inhibition means Vmax will remain same and Km will increase, right? The answer will be D, right? Yeah, answer will be. तो आप बताओ ग्लाइकोलिसिस का जो रेगुलेशन है कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व है, समझ में आया? डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, राइट? यस, ग्लाइकोलिसिस शुड बी टॉट एट दिस वे. Okay, I'm sure you have thoroughly enjoyed it. Thank you so much. Thank you once again for your attention as well as for your presence. Thank you.